ब्लैक मैजिक के बहुत सारे केसेस आते हैं। जब कोई ब्लैक मैजिक का केस होगा वो घोड़ी के पास जाएगा, तांत्रिक के पास जाएगा, पूजा पंडित के पास जाएगा, वो एक डिटेक्टिव के पास क्यों आएगा, वो नमन जैन के पास क्यों आएंगे? ठीक है, लोग हमारे पास ये डिटेक्ट कराने आते हैं कि उनके ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर आप उनको सस्पिशन है उसने ब्लैक मैजिक किया है नहीं किया। शादी के वाले जब आपके पास केसेस आते हैं तो क्या इंक्वायरी करना चाहते हैं आप लोगों से? नॉर्मली लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका कहीं और अफेयर तो नहीं चल रहा है। लोग हमारे पास आते हैं और हमसे स्पेसिफिकली ये पूछते हैं कि भैया ये पता कर दो लड़का गे तो नहीं है। आपने मुंबई का कई केसों का जिक्र किया, बॉलीवुड के भी कोई केसेस वगैरह आपने किए होंगे। किस टाइप के बॉलीवुड के केसेस आते हैं? बॉलीवुड के केसेस तो बहुत सारे आते हैं और बॉलीवुड भी तो क्या है, बॉलीवुड में भी तो इंसान ही है ना। अभी हमने एक केस किया था एक बहुत बड़े पर्सन का। किस टाइप के आप लोग हिडन कैमरा यूज़ करते हैं? हम हिडन कैमरा को, इतने माइक्रोस्कोपिक कैमरास होते हैं कि हम उसको किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। आपने जो हिडन कैमरा यूज़ किए, कोर्ट में क्या इन एविडेंसों को माना जाता है? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। एविडेंस इज एन एविडेंस। लोगों को जांच एजेंसियों पे बहुत कम भरोसा रह गया और डिटेक्टिव के ऊपर ज़्यादा भरोसा होने लगा है। ऐसा क्यों? जांच एजेंसीज जो है ना, दे आर ओवर ऑक्यूपाइड। फलाने लड़के के साथ जा रहे थे, मैं ये कर दूंगा कर दूंगा, नहीं तो आओ तुम मेरे साथ। ऐसे जो केसेस, उसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी जो क्लाइंट थी एक होटल में गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो मतलब पैसे नहीं मांगे, सेक्सुअल फेवर में। फर्स्ट टाइम में सेक्सुअल फेवर्स मांगे, फिर सेकंड टाइम में जब उसने बात करी नहीं मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। हिनेस क्राइम था, वो एफआईआर में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? अब एफआईआर होती तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता। ब्लैकमेलिंग को केसेस को हैंडल करने के लिए ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज चाहिए होती है। इट इज़ नॉट सो ईजी। लगभग कितने आप लोगों के एजेंट्स हैं देश भर में? हमारे यहाँ 11 हमारे ऑफिसेज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद। तो ये जो आप 14,000 लोग जो आपके इन्फॉर्मर हैं, हर तरह के लोग आते हैं या कुछ आप तरीके के लोग हैं? कि मान लीजिए मर्डर हो गया, वो आपके पास सिर्फ इसलिए आया कि भाई मैंने ये मर्डर नहीं किया, मेरा इसमें गलत नाम आया, आप मेरी हेल्प कीजिए, फिर क्या करेंगे आप? हम पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये जो आप 14,000 लोग जो आपके इन्फॉर्मर हैं, इसमें पुलिस के एक्स लोग या स्टूडेंट, हर तरह के लोग आते हैं या? हर तरीके के लोग हैं, बल्कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो एक्चुअली में अभी भी सर्विस में हैं। किसी इंसान को कैसे पता चले कि उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी जासूसी हो रही है? पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि जासूसी कई तरीकों से हो सकती है किसी के लिए। तो आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि मेरे को फलाने का व्हाट्सएप की पूरी चैट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ऐसे में कैसे टेक्निकल आप उसकी चैट को आप ला पाते हो? व्हाट्सएप की चैट्स का एक्सेस तो पुलिस के पास भी नहीं है। पति अपनी पत्नी को मोबाइल दे देते हैं, पत्नी अपने पति को मोबाइल दे देते, उससे जासूसी होती है। वो जासूसी कैसे होती है? उस वक्त के थ्रू क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उस पर्सन की जितनी भी वो कॉलिंग्स करेगा वो सारी रिकॉर्ड होके उसके हस्बैंड के पास आ जाएंगी। तो लव जिहाद के केस को आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो? कैसे लोग बाग केस लेके आते हैं? हमारे पास एक आदमी अपनी कंप्लेंट लेके आया, अपनी प्रॉब्लम लेके आया, हमें उसका सॉल्यूशन ऑफर करना है अनबायस्डली। नमस्कार। सच वो नहीं होता है जो हमें दिखाई देता है, सच वो होता है जो छुपा होता है, पर कोई तो होता है जो उस सच से पर्दा उठा देता है। आज जी भारत के इस खास कार्यक्रम 1 to 1 में हम उस चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं आपको जो रहस्य की परतों को चीर कर सामने लाता है, वो सच्चाई जो अक्सर सिस्टम, समाज और रिश्तों की चालाकियों से कहीं खो जाती है। हमारे साथ है आज भारत के सबसे तेज तरार प्राइवेट डिटेक्टिव, जिनका नाम सुनकर कई चेहरों का सच कांप उठता है। सिस्टम की इन अंधी गलियों में झांक चुके और समाज के काले सच को उजागर कर चुके हैं मिस्टर नमन जैन। सेल्टोस इंडिया नाम से 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से देश की सबसे भरोसेमंद, सबसे अवार्डेड और सबसे पावरफुल प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के रूप में जाना जाता है। और इस किले के सच्चे पहरेदारी यानी ऑनर है हमारे साथ आज के ये खास मेहमान। तो आइए आज उन ब्लैक मैजिक के केस से लेकर बेवफाई तक के डार्क सीक्रेट और रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिनसे आम लोग कोसों दूर रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारा एक खास कार्यक्रम 1 to 1, एक ऐसा शो जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। वेलकम नमन जी। नमन जी, ये बताइए, आप इतने हैंडसम हो, खूबसूरत हो, इतने पढ़े लिखे हो, तो कहाँ इस आप डिटेक्टिव एजेंसी की दुनिया में आप आ गए? एक्चुअली मैं ऐसे लोगों की ना कमी इस प्रोफेशन में ज़्यादा है, तो जहाँ पे ऐसे लोगों की कमी होती है वहाँ पे उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। हाँ, तो वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो मैं लाइटर नोट पे आपसे कह रहा था। बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेशन और बहुत थ्रिलिंग प्रोफेशन है। और हैंडसम होना या फिर गुड लुकिंग होना इज़ नॉट ओनली इनफ, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बड़ा ज़रूरी है इस प्रोफेशन में।
पर्सनालिटी आपको कुछ जगहों पे हेल्प बहुत करती है, ठीक है, लेकिन मेंटल स्किल्स आपको हर जगह पे हेल्प करती है। डीप स्टडीज़ करना, डीप थिंकिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट। और डीप आपको नॉलेज होना, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की नॉलेज होना। बैलेंस शीट्स में जाके आप फाइनेंशियल फ्रॉड्स को देख पाते हो, आप ये देख पाते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे पढ़ना है कॉर्पोरेट फ्रॉड चेक करने के लिए। और इस चीज़ से लेके ये देखना कि सामने वाला का बिहेवियर साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, उसको कैसे मोल्ड करना है, किस तरीके से आप अंदर जाके किसी की इन्फॉर्मेशन को निकाल के ला सकते हो, अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। एंड ये सारी स्किल सेट अगर आपके अंदर हैं तो आप एक अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ थी तो आई बिकेम अ गुड डिटेक्टिव। तो आपने इसके लिए कोई कोर्स किया कैसे, या कोई आपकी लाइन, कुछ आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से आते थे तो कैसे एकदम से आप इस लाइन में आए? बेसिकली मैं इस लाइन में पिछले 27 साल से हूँ, 1998 से। और मैंने अपना एक कोर्स भी किया था, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स कोर्स, एक डिप्लोमा किया था फ्रॉम यूके। उस टाइम इंडिया में कोई खास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। नाउ देर आर मैनी, जैसे कि NFSU भी है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी है, MIT यूनिवर्सिटी भी फॉरेंसिक्स में ट्रेनिंग्स दिलाता है, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में, वो भी फॉरेंसिक्स से कोर्सेज कराती हैं। तो ऐसी अब कई सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में खुल गई हैं। बट वे बैक 27 ईयर्स बैक, उस टाइम पे इतनी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में नहीं थी, तो ये सारे कोर्सेज सिर्फ अब्रॉड में अवेलेबल थे। तो तब मैंने वहाँ से कोर्स किया। देन आई स्टार्ट इन इंडिया। हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम पे, बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली इस प्रोफेशन की डिमांड इतनी बड़ी इंडिया में और इतनी बढ़ रही है एट सच अ फास्ट स्केल कि हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ने लगी। बिल्कुल, आपकी जो ये ज़रूरत वाली बात आपने बताई है, लोगों को ज़रूरत पड़ रही है। मैं अब इसी सवाल पे, अहम सवाल पे आना चाह रहा हूँ। आज के समय लोगों को जांच एजेंसियों पे बहुत कम भरोसा रह गया और डिटेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा होने लगा है। ऐसा क्यों? क्या कारण? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जांच एजेंसीज जो है ना, दे आर ओवर ऑक्यूपाइड, ठीक है। उनके पास क्या है कि अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओ तो आप देखोगे कि जितनी स्टाफ स्ट्रेंथ है और जितने नंबर ऑफ केसेस वहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जितनी कंप्लेंट्स डेली बेसिस पे आ रहे हैं, इतनी छोटी मैन पावर के साथ इतने सारे मल्टीपल कंप्लेंट्स को हैंडल करना, इतने केसेस को हैंडल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हर केस को FIR में भी नहीं कन्वर्ट किया जाता है इंडिया में, ठीक है। आप पुलिस बड़ी सेलेक्टिव हो जाती है कि इस केस को FIR में कन्वर्ट करना है और इस केस को FIR में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो जो केसेस FIR में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे लोग। और फिर दूसरी बात कि जहाँ पे सिर्फ सस्पिशन है, सपोज करो, ठीक है, जो पार्टनर को अपने बिजनेस पार्टनर के ऊपर सस्पिशन है, एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय के ऊपर सस्पिशन है, हस्बैंड को अपनी वाइफ के ऊपर सस्पिशन है, वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर सस्पिशन है, ठीक है। तो जहाँ पे सस्पिशन है सिर्फ, वहाँ पे तो पुलिस का रोल ही नहीं आता। पुलिस का रोल तो तब आता है जब एक क्राइम हो गया है। क्राइम होने से पहले जो रोल है वो किसका होगा? एक शादी में सस्पिशन नहीं भी है, आपको सिर्फ एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन करानी है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हो, शादी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि इट्स एन इरिवर्सिबल डिसीजन ऑफ द लाइफ टाइम। तो आप सामने वाले से शादी करने से पहले क्या उसकी जांच नहीं कराना चाहेंगे? तो ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइफ में लेने के लिए, चाहे आप एक बिजनेस के जॉइंट वेंचर में क्यों ना जा रहे हो, ठीक है, तो आप शादी पे बात है, शादी पे के वाले जब आपके पास केसेस आते हैं तो क्या इंक्वायरी करना चाहते हैं आप लोगों से? अगर लड़के वाले लड़की की या लड़की वाले लड़के की, किस तरीके के सवाल करते हैं वो लोग? देखिए मैं बताता हूँ कि प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस जो होती हैं और शादी के बाद की जो इंक्वायरीज होती हैं, जिनको हम पोस्ट मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं, दे आर टोटली डिफरेंट। प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशंस में लोग ये जानना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं। एक होते हैं अरेंज्ड मैरिज के केसेस, जिसमें ऑब्वियसली अरेंज मैरिज हो रही है। एक होते हैं लव मैरिज के केसेस में भी लोग हमारे पास आते हैं, लव मैरिज के केसेस में इन्वेस्टिगेशन कराने। फिर हमारे पास आते हैं कि डिवोर्स मैरिज के, पर्सन का पहले डिवोर्स हो गया बट अब वो उससे डिवोर्स पर्सन से मैरिज करना चाह रहे हैं दोबारा से, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास जिसमें शक हो गया पर्सन को अपने पार्टनर के ऊपर, उनकी शादी होने जा रही है बट शादी से पहले शक है उसको। तो इस तरीके के केसेस आते हैं हमारे पास। जानना क्या चाहते हैं? नॉर्मली लोग ये जानना चाहते हैं कि उनका कहीं और अफेयर तो नहीं चल रहा है, कोई पास्ट में शादी होके एंगेजमेंट होके टूटी तो नहीं है, कोई बैड हैबिट्स तो नहीं है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है। आजकल साइकेट्रिक डिसऑर्डर के बड़े केसेस आते हैं हमारे पास। टेम्परामेंट तो लूज़ नहीं करते हैं अपना, कोई टेम्परामेंटल इश्यूज़ नहीं है, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी तो नहीं है उस पर्सन को, उसके अगेंस्ट उसकी फैमिली में किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहे हैं, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, एक्चुअली में उतनी इनकम है भी उसकी जितनी वो शो कर रहा है कि उसकी इनकम है, इतना एजुकेटेड है भी जितना वो शो कर रहा है कि वो एजुकेटेड है, उसका कंडक्ट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा, सबको अच्छा है। बट अगर कंडक्ट ही, बिहेवियर ही खराब है, ठीक है, तो फिर आप ऐसे इंसान के रह ही कैसे सकते हो? उसके फैमिली में उसके नेचर कैसा, फैमिली का नेचर कैसा है, कितने इंटरफियरिंग है उसके पेरेंट्स लड़के की या लड़की की लाइफ में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैरिज में इतना इंटरफेयर करेंगे कि उनकी मैरिज ही नहीं अच्छी चल पाएगी।
उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, क्या लेगेसी में उनको कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और कई लोग जो होते हैं, जब बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज तो ये भी चेक कराती है सामने वाले का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, इन टर्म्स ऑफ इनके एसेट्स कितने हैं, बिजनेस का टर्नओवर कितना है, बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, बिजनेस के इनसे कोई लिटिगेशंस नहीं है, कहाँ कहाँ पर इनके कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो सारी भी चीज़ें चेक कराती हैं, बिकॉज दे वांट टू अलाइन विद द सेम क्लास ऑफ फैमिली दैट दे आर। तो वो भी ऐसी ऐसी इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं। फिर डिवोर्स्ड मैरिज जो होते हैं, लव मैरिज जो केस होते हैं, पेरेंट्स हमारे पास कई बार आते हैं लव मैरिज के केसेस में कि भाई हमारे बच्चे ने एक लड़की को चूज़ किया है, या इस हमारी लड़की ने एक लड़के को चूज़ किया है, और वी आर नॉट एग्रीइंग टू दिस मैरिज। आप जो सामने वाले के नेगेटिव पॉइंट्स ही निकाल के लाओ ताकि हम अपने बेटे या बेटी को कन्विंस कर सके दैट ही इज नॉट द राइट बॉय और द राइट गर्ल। तो हम उनको यही कहते हैं कि हम नेगेटिव क्रिएट नहीं कर सकते, फोकस हम रखेंगे, जो ट्रुथफुल इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको लाके देंगे, नेगेटिव पॉइंट होंगे तो ही लाके देंगे। आजकल तो ऐसे भी केस आने लगे, लव जिहाद के बड़े केसेस आने लगे। नहीं, लव जिहाद में मैं बाद में आऊंगा, पहले आप ये वाला जो आप बता रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे ऑडियंस के लिए, जी भारत के लिए। तो बेसिकली इस तरह के केसेस बड़े सारे आते हैं हमारे पास। देन हमारे पास आते हैं कि भाई लड़के का पहले एक बार तो धोखा खा ही चुके हैं, हमारी भी बेटी का डिवोर्स हुआ, सामने वाले लड़के का भी डिवोर्स हुआ है, ठीक है, हमारे को जो उसके बारे में पूरा पता करना, और ये भी पता करना है इसका रीजन क्या था पिछली शादी से डिवोर्स होने का। अलग अलग तरीके होते हैं। क्या होता है कि जब भी हम एक इन्वेस्टिगेशन को करते हैं तो 3 या 4 हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। एक होते हैं कि हम करते हैं ऑन ग्राउंड प्रोसेसेस हैं बेसिकली, एक होती है ऑन ग्राउंड इंक्वायरीज जो हमारी फील्ड जो है ऑन ग्राउंड जाके इन्वेस्टिगेशन करती है। एक होती है बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम जो बैक ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करती है। उसके बारे में जो भी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, हमारे पास कोई टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम उनको सर्चेस करते हैं। अब ये टूल्स जो है आम आदमी के पास इतना अवेलेबल नहीं होते जितना हमारे पास अवेलेबल होते हैं। डार्क वेब रिसर्चेस करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्सन के बारे में मिलती है। फिर जो ऑन ग्राउंड टीम है वो जाके फील्ड में उनकी इन्वेस्टिगेशंस करती है, उनके अलग अलग सोर्सेज बनाती है, क्योंकि सारी इन्वेस्टिगेशन डिस्क्रीटली और कॉन्फिडेंशियली करनी पड़ती है कि सामने वाली पार्टी को पता ना चले। तो किस तरीके से करती हैं कि सोर्सेज बनाते हैं उनके घर के चारों ओर, उनके घर के सर्वेंट्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, उनके कॉलोनी के गार्ड्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, उनके ड्राइवर्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, उनके ऑफिस के कलीग्स को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, ऑफिस के एचआर से इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनके नेबरहुड में उनकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, बट अंडर सूटेबल कवर स्टोरीज, अलग अलग कवर स्टोरी बना के इन्वेस्टिगेशन करी जाती हैं। तो जब इनसे फीडबैक जो इकट्ठा होता है और जो हमारी बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम जो उसका फीडबैक निकालती है, उन दोनों को कोलेट किया जाता है आपस में, एंड देन द इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन। डिवोर्स्ड मैरिज के केसेस में क्या होता है कि हम लोग जो सामने वाली है डिवोर्स डिक्री में प्रीवियस हस्बैंड का, प्रीवियस स्पाउस का एड्रेस होता है उस पर्सन के। आजकल लीगली डिवोर्स हुआ है नहीं, हर कोई जानना चाहता है, तो डिवोर्स डिक्री सामने वाली की लेते ही हैं, उसमें प्रीवियस स्पाउस का एड्रेस होता है। तो उसके पास जाके उसके नेबरहुड में हम इंक्वायरीज करके अनबायस्ड इंफॉर्मेशन गेन करते हैं कि इनका एक्चुअल रीजन ऑफ डिवोर्स क्या था। और कई बार हम सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। जब ये डाउट होता है, जैसे लव मैरिज का केस है, अब वो कहते हैं जी ये हमारे को ये पता करना है कि लड़का किसी और लड़की से मिलता है, कितनी ड्रिंक करता है, कितना स्मोक करता है, हमें क्वांटिटी जाननी है अपने बेटी को बताने के लिए, क्वांटिटी ला के दो हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं, ये देखते हैं कि वीकेंड्स पे वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उनके वीडियोज़ बनाते हैं हम साथ में। तो कहाँ पे ड्रिंक कर रहा है, कहाँ पे स्मोक कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में कर रहा है, हर उस चीज़ के वीडियोज़ बनाते हैं हम लोग। तो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस भी होती हैं। 30 पैक ले रहा, 60 ले रहा, 90 बिल्कुल ले रहा, बिल्कुल सब। बिल्कुल। आजकल तो एक नई रिक्वायरमेंट आने लगी है, लोग हमारे पास आते हैं और हमसे स्पेसिफिकली ये पूछते हैं कि भैया ये पता कर दो लड़का गे तो नहीं है, अच्छा, ठीक है, इसकी डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो नहीं है। मतलब हमसे पूछते हैं, हम नहीं बताते उनको, हमसे पूछते हैं कि भाई ये भी पता जरूर कर लेना, क्योंकि आजकल ये कल्चर भी बड़ा प्रिवेल कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपके केस स्टडी को जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, तो उसमें कोई एक ऐसा केस था कि जो IVF से बच्चा हुआ था और करीब 12-13 साल बाद जब पत्नी को शक हुआ और आपके पास शायद ऐसा केस मैंने सुना था। तो मैं चाहूँगा ये भारत के दर्शकों को वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। हाँ। मतलब वो थोड़ा सा हैरान कर देने वाला तो केस था मेरे लिए भी। मैं भी शॉक हो गया था जब वो रिक्वायरमेंट मेरे पास आई थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि एक लेडी थी, शी वाज कॉलिंग मी फ्रॉम UK, वो अभी लंदन बेस्ड थी, बट थ्रू आउट हर लाइफ वो इंडिया में ही रही थी। अब अभी थोड़े टाइम से लंदन में शिफ्ट हुई थी। तो शी स्टार्टेड टेलिंग मी अ स्टोरी, कहती है कि नॉर्मल स्टोरी कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करानी है। मैंने कहा कि ठीक है, आप बैकग्राउंड बताइए। तो बोला कि जी आई हैव अ वेरी गुड हस्बैंड, ठीक है, वो इंडिया में रहते हैं, मैं UK में रहती हूँ, और मैं UK में अपनी स्टडीज़ करने आई हूँ, राइट। सो एंड वी आर इन 12 ईयर्स ऑफ मैरिज, और 12 ईयर्स of मेरी एक 11 साल की बेटी भी है, ठीक है, और हम लोग जो है वो वी हैव बीन हैप्पी कपल। और जैसा मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड वैसे ही करते हैं। जितना मैं खुश कोई एक इंसान एक अपनी वाइफ को रख सकता है, उतना वो खुश भी रखते हैं। बट
ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई कि इन 12 सालों में शादी के ही नेवर टच्ड मी। मतलब हमने जो है हमारे में कभी फिजिकल रिलेशंस हुए ही नहीं। तो मैंने कहा आपकी तो 11 साल की बेटी है, तो फिर आपके फिजिकल रिलेशंस नहीं हुए, मतलब मैं समझ नहीं पाया। कहते हमने आईवीएफ से किया है। तो मैंने कहा कि तो फिर आप 12 साल बाद अब इन्वेस्टिगेशन करा रहे हो उनकी, ये भी बड़ा सरप्राइजिंग है। तो कहते हैं कि एक्चुअली मैं मैं बहुत इनोसेंट थी, उसने ना मुझे किसी ना किसी बातों में उलझा के रखा। 12 साल तक उलझी रही? हाँ, 12 साल तक उलझी रहे। मैंने किस बातों में? कहते हैं कभी मेरे को मेडिकल इश्यूज हैं, कभी मैं डिप्रेशन में हूँ, कभी मेरी जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, कभी घर की प्रॉब्लम्स हैं, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बड़े प्यार से, बड़े स्वीवली, और जब भी मैं कुछ और डिमांड की मुझे कोई गिफ्ट दिला देता था खुश करने के लिए, ठीक है। कभी और छोटे मोटे गिफ्ट नहीं, एक्सपेंसिव गिफ्ट। मुझे कोई किसी कार का शौक था तो मुझे BMW दिला दी, ठीक है। सो कहते हैं कि अच्छे गिफ्ट दिलाता था, महंगे गिफ्ट, कि मैं चुप रहूं कि जैसे, और मुझे भी लगता था कि यार इतनी तो केयर करता है। मैं बीमार पड़ती थी तो हर टाइम मेरे पास बैठा रहता था, ठीक है। कहते हैं इससे अच्छा पार्टनर किसी को कैसे मिल सकता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है इसी अपनी प्रॉब्लम हो। मैं बहुत नेव थी, मैं इसको ऐसे कैरी ऑन करती गई, ठीक है। लेकिन अब जो है ना, अब मुझे जाके थोड़ा सा ज्यादा लगने लगा है, क्योंकि एक तो मैं यूके आ गई हूँ और ही इज देयर, और मुझे लगता है कि उसका जो है ना थोड़ा थोड़ा डिसइंटरेस्ट भी डेवलप हो रहा है मेरे अंदर। तो आप ये पता करके बताओ कि इसका एक्चुअली में चक्कर क्या है, कि इसका किसी और लड़की का कोई अफेयर तो नहीं है, ठीक है, या क्या क्या सिचुएशन है, या कोई वाकई में इसको मेडिकल इशू है। हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, हमने उसको कई दिनों तक फॉलो किया। तो हमने फॉलो किया, हमने देखा कि भाई वो ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है ज़्यादातर, और उसके खास फ्रेंड था, उससे मिलता था, दोनों साथ में ड्रिंक व्रिंक करते थे, बातें करते थे, और घूमते फिरते थे, आ जाते थे, और कई बार अपनी ऑफिस की पार्टीज वगैरह में भी जाया करता था। हमने उनके नॉर्मल वीडियोस वगैरह बना लिए, एवरीथिंग वाज ओके। तो हमने कहा कि फिर रीज़न क्या हो सकता है। फिर हमने क्या किया, हमारे एक इन्वेस्टिगेटर ने उसके फ्रेंड को कॉन्फिडेंस में ले लिया, बातचीत करके उसका फ्रेंड बन के उससे बातचीत करनी शुरू करी। तो कैसे वो फ्रेंड बना? आपके सोशल मीडिया के जरिए बना, या सोशल मीडिया के जरिए, या फिर आपको जब आप किसी को सर्विलेंस में रखते हो, आपको पता होता है भाई ये किस क्लब में जाते हैं जनरली, ठीक है। तो उसी क्लब में जाके अगर आप साथ में ड्रिंक लेके बैठ जाओ, 4 बातें करना शुरू कर दो, सामने वाले अपने आप ही फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। सो अच्छा, ड्रिंक करने का भी एक उसूल होता है हमारी उसमें। हाँ, तो हमारे उसमें ना प्रोफेशन में जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, अपना पैक छोटा बनाते हैं, सामने वाले का बड़ा बनाते हैं, ताकि वो जो है ज़्यादा, हाँ, ये अपने आप को जो है अपना वो ना खोएं, सेंस ना खोएं, और सामने वाला अपना सेंस खो के सब कुछ बोल दे। तो इस तरीके से फ्रेंडशिप डेवलप करी जाती है, और सामने वाले से बातें निकलवाई जाती हैं। सर वही जो आप, मतलब आपके जो बंदे हैं, जो आपके जो एजेंट्स होते हैं, वो आपने जैसा बताया वहाँ गए, उसके साथ ड्रिंक करते, अपना छोटा पैक बनाते हैं, उनका ज़्यादा बनाते हैं। उसके आगे क्या हुआ, थोड़ा उस पर गौर फरमाइए। बेसिकली क्या होता है कि फिर वो लड़का हर जगह से क्लीन निकल रहा था। तो हमने क्या किया, हमारे दिमाग में शक किया कि ये लड़का जो है गे ना हो कहीं, या क्या रीज़न है, फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने अपने एक मेल अंडरकवर एजेंट को बोला, वो प्रोफेशनल मॉडल्स होते हैं, वो मैंने कहा कि इसको ना कांटेक्ट करो, इससे फ्रेंडशिप डेवलप करो। तो हमने उसको क्या किया, सोशल मीडिया पे उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तो स्मार्ट सा लड़का था, उसने एक्सेप्ट भी कर ली उधर से फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसने चैटिंग वेटिंग शुरू कर दी इधर से, तो उसने भी उधर से चैटिंग शुरू कर दी, दे स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। तो लेकिन अब जो था, हमारे को तो ये पता करना था कि भाई सिचुएशन क्या है, लेट्स गेट फ्रेंड विद हिम ओनली, इसी से फ्रेंड बन जाते हैं, इसी से पूछते हैं कि चक्कर क्या है इसका। हम जब उसके फ्रेंड बन गए, उससे पूछा कि भाई जब उसके पास गया हमारा अंडरकवर एजेंट जब पास में गया, तो एक बार में जाके बैठे पहले दिन। तो बार में जब बैठे थे, तो दोनों की आपस में बात, फर्स्ट टाइम मिल रहे थे बेसिकली। तो जब आपस में बातचीत शुरू हुई, तो हमारा अंडरकवर एजेंट जो है ना, मुझे बताता है आके, कहते सर जब मैं बैठा हुआ था ना वहाँ पे, तो मैंने हाथ टेबल पे ऐसे रखा हुआ था। जब हाथ टेबल पे ऐसे रखा हुआ था, तो उसने ना अपना हाथ मेरी उंगलियों पे रख दिया, ठीक है। तो कहते हैं कि मुझे ना उस बात से शक हो गया कि ये 100% गे ही है, ठीक है। तो कहते हैं तब तो वापस आ गया। अगली बार फिर उसने उसको कांटेक्ट दोबारा से किया, वो इमीडिएटली मिलने को तैयार हो गया, इमीडिएटली। तो दोनों ने सैटरडे नाइट को एक पार्टी वार्टी सेट करी आपस में, दोनों ड्रिंक व्रिंक करने गए, एंड फिर उसने जो है खुल के बोल दिया कि लेट्स बी टुगेदर, चलो साथ में चलते हैं, लेट्स स्लीप टुगेदर। उसको भी लगा कि लड़का ऐसे ही है, ठीक है। तो उसने सारे, अब हम स्टिंग ऑपरेशन कैमरा से इक्विप्ड होते हैं हमेशा, स्टिंग ऑपरेशन कैमराज में वो सारा रिकॉर्ड हो गया। तो फिर देन वी प्रोड्यूस दैट एविडेंस टू द लेडी, और जब उस लेडी को प्रोड्यूस करी, तो फिर उस स्टिंग ऑपरेशन के बेस पे उसने कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई किया इंडिया में। हाँ, तो लेकिन सर आपने जो हिडन कैमरा यूज़ किए,
ये हिडन कैमरा को जब जैसे कोर्ट में वो लेडी गई तो कोर्ट में क्या इन एविडेंसों को माना जाता है कि एक प्राइवेट जासूस अगर इस तरीके से डिटेक्टिव एजेंसी, आप तो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, ना सिर्फ दिल्ली देश में, पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो ये सारे एविडेंस क्या हमारे भारतीय कोर्ट के अंदर और हमारे जो फॉरेन के जो कोर्ट्स है उसके अंदर एक्सेप्ट करते हैं इन? बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एविडेंस इज एन एविडेंस। ठीक है, ये मैटर नहीं करता वो एविडेंस कौन लेके आ रहा है और किस मेथड से लेके आ रहा है। ठीक है, एविडेंस इज एन एविडेंस। मेथड उसको निकालने का लीगल है इलीगल है, अपने आप में एक डिफरेंट केस है, एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपने, लेकिन आपने आप जांच एजेंसी नहीं है, आप पुलिस नहीं है, आप सीबीआई नहीं है, लेकिन आपने एक सबूत को कलेक्ट कर लिया। अब उसको सामने वाले के जो वकील है वो भी क्रॉस कर सकते हैं कि नहीं ये तो टेम्पर्ड हो सकता है। ऐसे केसेस को आप किस तरह से डील करते हैं? देखिए, हमें भी पता होता है कि किस चीज़ को सामने वाला वकील किस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, तो हम उसको उसी हिसाब से करते हैं। अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, उसमें आपको ओरिजिनल डिवाइस जिसमें कि वो रिकॉर्डिंग हुई है वो कोर्ट में प्रोड्यूस करनी पड़ती है विद द मेमोरी कार्ड। तो हम मेमोरी कार्ड और डिवाइस कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं, तो चेक कि आप FSL में भेज के चेक करा लो ओरिजिनल है या नहीं है, टेम्पर्ड हो ही नहीं सकती। ठीक है, सो वी टेक केयर ऑफ दैट। और जो हम वीडियोस बना रहे हैं, अब तो गवर्नमेंट खुद कहती है जी आप जो है कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाता है उसका ऑडियो कलेक्ट कर लो, वीडियो कलेक्ट कर लो, आप उसको एज एन एविडेंस दे दो। ठीक है, तो जो हम लाइव एविडेंस बना रहे हैं उसको गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो खास तौर से जी भारत के दर्शक जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर आप किसी डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाते हैं तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस डिवाइस से वो एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं वो डिवाइस आपको जरूर आपके जो डिटेक्टिव जो एजेंसी आपने हायर किए वो आपको उनसे ले लेना, और शायद आप लोग उनको प्रोवाइड भी करा देते हैं उस हिसाब से, ताकि वही आपको कोर्ट में ये साबित कर सकेगा कि ये ओरिजिनल प्रूफ है, कोई टेम्पर्ड इसके अंदर कुछ नहीं किया हुआ। आई एम राइट सर? बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल। आगे बताइए सर। तो इस तरीके से जो है एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं और एविडेंसेस कोर्ट में पूरी मान्यता भी रखते हैं। और हमने हजारों केसेस में एविडेंसेस प्रोड्यूस किया, और एविडेंसेस सिर्फ इसी तरीके से नहीं मिलते कि आपने स्टिंग ऑपरेशन बनाया है। अब आप किसी को फॉलो कर रहे हो, उसके सड़क के ऊपर वीडियोस बना रहे हो आप, ठीक है, जो वीडियोस आप बना रहे हो वो भी आप कोर्ट में प्रोड्यूस करते हो। दो लड़का और लड़की होटल में साथ में जा रहे हैं, साथ में बाहर निकल रहे हैं, उसके आप वीडियोस बना रहे हो, मॉल में साथ में घूम रहे हैं, कार में कहीं पे जा रहे हैं, कोजी हो रहे हैं एक दूसरे से, रेस्टोरेंट में क्लब में एक दूसरे कोजी हो रहे हैं, सिनेमा हॉल में कोजी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है आप इनके वीडियोस आप बनाते हो और वो कोर्ट में बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तरह पुट किए जाते हैं। जो आपने अभी होटल की बात बताई, बहुत से जगह पे ऐसा देखा जाता है कि होटल्स के अंदर से लड़के लड़कियां निकलते हैं या पार्क में कहीं जाते हैं, अपने कुछ प्राइवेट पल वो बिता रहे होते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, और ब्लैकमेलिंग से लोग बाग बहुत परेशान हैं। सेक्स के कुछ वीडियोस आ जाते हैं, लोग बाग उससे परेशान हो जाते हैं। होटल से अगर कोई लड़का लड़की निकले तो पता चला लड़की को कोई फ़ोन करना शुरू कर दे, तुम फलाने लड़के के साथ जा रहे थे, मैं ये कर दूंगा, नहीं तो आओ तुम मेरे साथ। ऐसे जो केसेस, उसका थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, ये तो केस हमने अभी ही किया था रिसेंटली। उसमें क्या था कि एक हमारी जो क्लाइंट थी वो एक होटल में गई अपने बॉयफ्रेंड के साथ। अब वो बॉयफ्रेंड के साथ होटल में गई एंड शी केम बैक, एवरीथिंग वाज जस्ट स्मूथ। बट अब हमारे पास जो है फ़ोन आता है उसके बॉयफ्रेंड का कि भाई हमें जो है ना ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमने कहा जी कैसे ब्लैकमेल किया जा रहा है? तब ही टोल्ड अस द स्टोरी। बाद में तो ये भी क्लाइंट बन गई थी, पर पहले हमारे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया था। कहते मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके यहाँ पे इस पर्टिकुलर होटल में गया था, और इस होटल में जब मैं गया तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो दोबारा से उस होटल में चली गई, और अब जब किसी शादी को अटेंड करने के लिए, जब वो शादी वहाँ पे अटेंड कर रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे किसी ने ऑब्जर्व कर लिया उसको कि ये तो होटल में पहले भी हुई है स्टाफ ने। और जो शादी थी, एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड इज मैरिड टू समवन एल्स, अपने हस्बैंड के साथ थी वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए उसने आइडेंटिफाई कर लिया ये तो अपने अभी थोड़े दिन पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, अभी अपने हस्बैंड के साथ आई हुई है। उसने पीछे गया, सारी CCTV की क्लिपिंग्स निकाल ली होटल की, सारी उसने जो है उसकी जो चेक इन किया था उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली। अब अगले दिन से उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो जैसी मिल गई उसको मोबाइल नंबर तो होता ही है चेक इन हिस्ट्री में, उसको पहले एक अनोनिमस नंबर से उसने व्हाट्सएप भेजा। वो तो समझ भी नहीं पाएगा किसका है, कि तुमने इस दिन पे ये यहाँ पे चेक इन किया था, ये आपका हस्बैंड है, और ये जो है हस्बैंड के बारे में उसने पता शादी में ही कर लिया था, तो ये आपका हस्बैंड है, मैं इसको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जब हमने उसको गर्ल को इंटरव्यू किया, कहते कि सर मुझे जो है किसी भी तरीके से मेरे घर में ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए, मेरी सारी फैमिली लाइफ ख़राब हो जाएगी, आप इसको किसी भी तरीके से टैकल करो। हमने उस जो ब्लैकमेलर था, अब हमारा काम था कि ये इसको मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं पहली बात, ठीक है, हमने कहा कि इससे और चैटिंग करो, आप इसको बात को आगे बढ़ाओ। तो हमने जब उसने बात को आगे बढ़ाया,
ठीक है। तो उसने कहा कि जी आप मुझे यहाँ पे आके एक पर्टिकुलर जगह पे मिलो। हमने उसको कैमरा से इक्विप कर दिया था लड़की को, वो उससे जाके वहाँ पे मिली। तब उसने वहाँ पे जाके बोला, वो लड़का वहाँ पे आया, पहले तो काफ़ी देर तक कोई आया नहीं, वो शायद दूर बैठ के देख रहा होगा कि कोई और तो नहीं है। जब उसने देखा नहीं काफ़ी देर तक लड़की अकेली ही बैठी हुई है, तो वो आ गया। तो उसने वीडियोस वगैरह बनाए उसके, उसमें वो लड़का आके कहता है जी आप इस होटल में आपने चेक इन किया था और मैं वहीं पर काम करता हूँ रिसेप्शन पे, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। अब वो कहता है कि वो कहती है आपको क्या चाहिए, तो ही स्टार्टेड आस्किंग सेक्सुअल फेवर्स। हाँ, सेक्सुअल फेवर्स मांगने लगा और फिर उसने कहा कि ठीक है मैं बताऊंगी, ये करूंगी, रिकॉर्डिंग करके वो लाई उसके अगेंस्ट अच्छा, मतलब एविडेंस। पैसे नहीं मांगे, सेक्सुअल फेवर। फर्स्ट टाइम में फिर सेक्सुअल फेवर्स मांगे, फिर सेकंड टाइम में जब उसने बात करी नहीं मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती, तो बोलता जी आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो फिर। ठीक है, अगली बार में जब कांटेक्ट किया तो उसकी भी हमने मतलब रिकॉर्डिंग जब कर उसने ली। सेक्सुअल वाली बात मना कर दी, हाँ तब पैसों पे आया हाँ, वो। तब पैसों पे आ गया। अच्छा। तो अब हमने कहा कि इसके पास वीडियोस तो हैं और घर में पहुंचाने भी नहीं है, तो अब कर क्या सकते हैं, और इसकी डिमांड्स पूरा भी नहीं होने दे सकते थे। तो हमने क्या किया कि हमने इस लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक किया डिटेल में, पूरा जन्म से लेके अब तक का जहाँ जहाँ पे रहा उसे सारे एड्रेसेस निकाले, और हमें पता लगा कि इसके ना नेचर ही ऐसा था शुरू से, ये हर किसी का ना क्रिमिनल माइंडेड आदमी था, ये हर किसी का भी ऐसा बिहेव करता था। राइट। ठीक है, और बचपन से कैरेक्टरलेस किस्म का लड़का था, अलग अलग जगहों पे रेजिडेंसेस लेता, फ्रीक्वेंटली अपने रेजिडेंसेस चेंज भी करता था। ठीक है, ताकि पुरानी जो चीज़ें हैं वो मिट जाए। तो अब जो है जब हमने इसके बारे में पूरा बैकग्राउंड चेक किया, इसको कई दिनों तक हमने सर्विलेंस में रखा, इसको फॉलो किया, इसकी एक्टिविटीज़ को वॉच किया, तो हम पता चला कि अपार्ट ऑफ बहुत सारी जगहों पे जाता था, लेकिन एक गोडाउन में स्पेसिफिकली जाता था, गोडाउन का शटर ऑन करता था और शटर ऑन करके अपना शटर ऑफ करके वहाँ से आ जाता था। हमें नहीं पता था कि शटर क्यों ऑन करता, खाली गोडाउन था, बंद रहता था वो गोडाउन हमेशा। हमने आस पड़ोस में जाके उस गोडाउन के बारे में इंक्वायरी करी, कहते जी ये तो बंद ही रहता है हमेशा गोडाउन। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये सस्पिशियस है जगह, इसमें कुछ ना कुछ सस्पिशियस तो है अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिर हमने जब इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया, इसके सारे पास्ट में कौन कौन से लिटिगेशंस चल रहे हैं, इसके खुद लूप होल्स क्या हैं, इसकी फैमिली में कौन है, इसको किस तरीके से दबाया जा सकता है, सारी चीज़ हमने इसके बारे में पता कर ली। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक दिन इनफॉर्मल कंप्लेंट फाइल करी पुलिस स्टेशन में, वहाँ के उस लोकल एरिया के पुलिस स्टेशन में, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया, अपने उनको समझाई, पूरी सिचुएशन समझा दी, और हमने उनको ये बता दिया भाई इस एफआईआर फाइल नहीं कर रही है फॉर्मल, और इसमें जो है क्योंकि एफआईआर जाएगी तो एविडेंस जाएगा कोर्ट में, हमारे को सिर्फ इससे रिकवरी करनी है चीज़ों की। तो हमने क्या किया कि हमने वहाँ पे इनफॉर्मल कंप्लेंट फाइल करवा के इस लड़के को पुलिस के साथ रेड करके उठवा लिया, और वहाँ से उसके घर में जो मोबाइल फ़ोन्स थे, लैपटॉप्स थे, मेमोरी कार्ड से वो उठा लिए। अब हमें गोडाउन तो इसका पता था, तो हमने कहा जी इस गोडाउन पे भी छापा मारो। हमने गोडाउन पे छापा मारा तो कितनी हार्ड डिस्क, कितने मोबाइल फ़ोन, कितने मेमोरी कार्ड्स, मैंने पता नहीं, वो तो फिर जब हमने उनको सबको चेक किया, कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था वो, कितना डाटा मिला हमें वहाँ से उस गोडाउन से। फिर हमने वहाँ पे जो है उसको बड़ा ह्यूमिलेट किया पुलिस ने, ह्यूमिलेट करने के बाद सारे उसके डिवाइसेस को वहीं पर ही उसको तुड़वाया उसी के थ्रू। ठीक है, फिर उसने माफ़ी वाफ़ी मांगी। हम जब इतना हीनियस क्राइम था, वो एफआईआर में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ वो? एफआईआर में कन्वर्ट हमारे क्लाइंट नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है ना अपने ऊपर स्टेक नहीं लेना चाहता। अब एफआईआर होती तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता। ठीक है, अब 164 का बयान भी होता उसका, उसके हस्बैंड को पता चल जाता, उसकी फैमिली को पता चल जाता। ठीक है, तो इस वजह से लोग ना जाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बार बार मामला सेटल हो जाए। अब उसको कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेके उस लड़के से हमने उससे सारी चीज़ें रिकवर करके उसको अच्छी तरह उसको डरा के पुलिस ने उसको धमका के और उसको फिर सेट फ्री कर दिया कि हम आपको अब पूरी मॉनिटरिंग में रखेंगे, देन यू विल नॉट डिस्टर्ब आवर क्लाइंट एनी टाइम इन फ्यूचर। तो फिर जो है वो उससे उसको छुटकारा मिल गया और कभी भी उसने डिस्टर्ब नहीं किया। ब्लैकमेलिंग को केसेस को हैंडल करने के लिए ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज चाहिए होती है। इट इज़ नॉट सो ईजी सामने वाले को दबाना और उससे रिकवरीज भी करना, इट्स अ वेरी टफ जॉब। और ऐसे हमने ब्लैकमेलिंग के एक केस नहीं किए, हमने बहुत सारे केसेस किए ऐसे ब्लैकमेलिंग के। जैसे एक हमने केस किया जहाँ पे एक लड़का था, एक लड़की हमारे पास आई, वो कहती है लड़की भी नहीं है, पहले उसके पेरेंट्स आए, पेरेंट्स आके मुझसे ये कहते हैं जी हमारी लड़की को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। हमने कहा जी कैसे ब्लैकमेल कर रहा है, कौन है वो लड़का? कहते जी हम नहीं जानते कौन है वो लड़का। तो मैंने कहा कि ब्लैकमेल कैसे कर रहा है? कहते जी ईमेल्स के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत साल पहले की बात है। तो हमने कहा अच्छा ईमेल के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है? कहते हैं कि हाँ ईमेल्स भेजता है कि मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा। मैंने कहा आप पूरी स्टोरी बताओ मुझे क्या है। कहते जी एक लड़के ने इसको कॉन्टैक्ट किया यूके से, यूके का नंबर था उसका, और यूके से उसने कॉन्टैक्ट किया। यूके में जब उसने इसको कॉन्टैक्ट किया तो
इसने भी बात बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड वे में बात करता था। इसने भी उससे बात करनी शुरू कर दी। इसने कहा, मेरे फादर तो जो है अमेरिका में रहते हैं, मेरी मदर रहती है अफ्रीका में, ठीक है, और मैं यूके में रहता हूँ, ठीक है। सो मैं जो है इस तरीके से इसने अपनी जेलिंग वेलिंग शुरू कर दी। उसके बाद लड़की भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा, उनकी बेटी को। वो बॉम्बे में अपनी फ्रेंड के साथ अकेले रहा करती थी, ठीक है। सो हमने क्या किया कि अच्छा, इसने क्या किया कि लड़के ने एक दिन बोला कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो शी ऑल्सो गॉट इम्प्रेस्ड, क्या ठीक है। तो ये दोनों मिलने चले गए, एक जगह मिले, नारीमन पॉइंट पे मिले। नारीमन पॉइंट पे मिले तो वो देखा कि वो एक आया है होंडा सिविक कार में, उसकी टूटी हुई नंबर प्लेट है। हाँ हाँ, अच्छा, वो जो है उसके साथ चली गई, इनोसेंट थी, चली गई उसके साथ, आपस में रिलेशनशिप बन गए। टूटी नंबर प्लेट लड़की ने उसी टाइम नोट कर लिया। नोट कर ली थी। अच्छा, बरबली अच्छा, नजर पड़ गई उनको, हाँ नोट हाँ कर लिया। हाँ। Then? तो मैंने कहा कि अपनी डॉटर से एक बार बात कराओ। फिर उसने डॉटर से उन्होंने बात कराई। तो मैंने कहा कि आपके पास कोई नंबर होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा? जो कि नहीं, यूके का ही नंबर है और कोई नंबर नहीं है। अच्छा, अब यूके में उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे हमने यूके से पता किया कि वो नंबर किसके नाम से रजिस्टर्ड है। तो यूके में ना नंबर जैसे यहाँ पे प्रीपेड पहले मिला करते, कोई आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती थी, वैसे वहाँ पे भी आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती थी। तो कोई भी नंबर कहीं से भी उठा लेता, मार्केट में मिलते थे नंबर वहाँ पे यूके में। तो उसने मार्केट से नंबर उठाया हुआ था और उससे बात करता था वो। हमने यूके बेस्ड एजेंसी से बात करी कि भाई इसका कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उन्होंने हमारे को बता दिया ये नंबर यूके में नहीं चल रहा है, नंबर चल इंडिया में ही रहा है। अच्छा, हाँ हाँ। तो फिर हमने जो है ना, हमने उसको अच्छा, हमने कहा कि कोई और इन्फॉर्मेशन, कोई फोटोग्राफ है लड़के की? कहते नहीं, लड़के की कोई फोटोग्राफ भी नहीं है। मैंने कहा, अभी आपने ली नहीं फोटोग्राफ? कहती नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं ली। तो जो नाम बताया था उसने, मैंने कहा कि, कहती ये बस इसने अपना मुझे नाम बताया है, और वो नाम भी हो सकता है फेक हो। तो बेसिकली उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं। हमें यही नहीं पता ब्लैकमेलर कौन है। ब्लाइंड केस था। हाँ, बिल्कुल ब्लाइंड केस था कि ब्लैकमेलर कौन है, यही नहीं पता। अब मैंने कहा, अच्छा आप और कुछ बताओ? तो बताया जी, ऐसे टूटी नंबर प्लेट की गाड़ी में आता था वो, और जब हम मिलते थे वो चले जाता था, और फिर हम जो है स्काइप पे बातें करते थे। स्काइप पे बातें करते थे तो ये मुझे बोलता था, भाई इंटीमेट बातें होती थी कि अनक्लोथ करो अपने आप को, ये करो वो करो। मैं कॉन्फिडेंस में आके मैं कर देती थी। और जब ये मुझसे मिलता था तो हमारे रिलेशंस भी डेवलप हो गए। इसने तब भी पता नहीं कब मेरे सीक्रेट कैमरा से वीडियोस बना लिए। अब ये मुझे उन वीडियोस के थ्रू ब्लैकमेल करता है, और ये मुझे बोलता है कि मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और मैंने कहा कि मांगता क्या है बदले में? कहता है कि ये मांगता है कि मुझे जो है अच्छा, इतना बड़ा परवर्ट था वो कहता है कि मुझे तेरा घर चाहिए कि जिसमें मैं दूसरी लड़कियों को ला सकूं। हाँ हाँ, और मुझे जो तेरी वो फ्रेंड है जिसका तू रहती है, हाँ, ठीक है, यू हैव टू ब्रिंग दैट फ्रेंड टू मी। okay. ठीक है, तो हमने कहा कि अच्छा, ये मांगता, और वो देने वाली डिमांड, फुलफिल करने वाली डिमांड तो है नहीं हाँ, वो। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वो लड़की ने अपनी नस काट ली थी, अच्छा, हाथ की। सुसाइड करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, तब उसकी फ्रेंड ने देख लिया कि इसने नस काटी है, तो उसने इसके पेरेंट्स को बताया। जब पेरेंट्स हमारे पास आए इन्वेस्टिगेशन कराने, जब हमने, अच्छा, अब हमारे पास क्या था, सिर्फ टूटी हुई नंबर प्लेट थी, ठीक है, और जो ईमेल इनको भेजा वो थी। अब ईमेल जो है ना, हमने फिर ईमेल की ट्रैकिंग शुरू कर दी, बैक ट्रेसिंग शुरू करी, कहाँ से आती है। हमें पता चला बॉम्बे के एक एरिया से आती है। मैं उस एरिया का नाम नहीं ले रहा, तो उससे केस खुल जाएगा, ठीक है। आईपी एड्रेस आपने आईपी एड्रेस से निकाल के ट्रैकिंग करी, तो हमें पता चला बॉम्बे के इस पर्टिकुलर एरिया के एक साइबर कैफे से वो मेल करता है। अब हमने जो है वो सारी चीज़ें चेक करी उसमें कि किस किस दिन किस किस टाइम पे मेल आई, ठीक है। तो वहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरास, हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरास हों, कुछ तो सीसीटीवी कैमरास नहीं थे वहाँ पे। उन साइबर कैफे ने कुछ मेंटेन नहीं किए हुए थे, और हम उसको साइबर कैफे वाले को अलर्ट भी नहीं करना चाहते थे। हमने क्या किया, साइलेंटली साइबर कैफे के ऊपर वॉच करनी शुरू कर दी। जब वो खुलता था उससे लेके और रात तक, जब वो बंद होता तब तक हमारे आदमी सिर्फ उसको वॉच करते थे, और पूरे दिन के वीडियोस बनाते थे। जो भी आदमी अंदर जा रहा है और जो भी आदमी बाहर निकल रहा है, उसके वीडियोस बनाते थे हम लोग, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम ऐसे करके 10 दिन तक हम वीडियो बनाते रहे। अब हमने 10 दिन के वीडियोस अपने पास इकट्ठे कर लिए। अब हमने उससे पूछा कि भाई कोई इन दिनों में मेल आई है? तो उन्होंने बोला जी इस डेट पे इस पर्टिकुलर टाइम पे मेल आई है। हमने उस दिन का वीडियो निकाला, उस पर्टिकुलर टाइम का वीडियो निकाला सारे लोगों। हाँ हाँ, और उसमें से जो है ना, हमने देखा कि कुछ लोग जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, हमने वो वीडियोस लड़की को दिखाए। हमने कहा कि पहचानो इसमें वो लड़का कौन है, ठीक है। तो उसने पहचान लिया कि ये लड़का है, ठीक है। अब हमारे तो आधा काम तो हो गया वहां से। तो हमने कहा चलो सब्जेक्ट तो आइडेंटिफाई है हमारे पास क्या है, हमारे उसकी फोटोग्राफ है, और हम पता है इस साइबर कैफे में आता है। मैंने कहा कि अब सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड है, अब हमारे को इस बारे में पता करना है, लेकिन अभी भी हमारा एड्रेस नहीं था उसका, ना कोई फोन नंबर था, ना कुछ था। हमने कहा अब इसको पता कैसे करें। अब हमारी टीम ने दोबारा सर्वेलेंस शुरू कर दी उसी साइबर कैफे पे, ठीक है। अगली बार वो बंदा 1 हफ्ते बाद आया वहां पे, हाँ हाँ। तो जब वो वहां पर आया तो हमारी टीम ने उसको वहां से फॉलो करना शुरू किया। जब फॉलो करना शुरू किया तो वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में गया, उस एरिया की। तो हमारी टीम उसके पीछे उस सोसाइटी में चली गई, देखा वो टूटी हुई नंबर वाली होंडा सिविक नीचे खड़ी हुई है। ओके। हाँ हाँ, तो हमने कहा कि हम सही जगह पे आ गए,
ठीक है। तो अब उन्होंने मुझे कहा कि सर यहाँ पे सिविक खड़ी हुई है। मैंने कहा आप ऊपर जाओ, देख कर आओ कौन से फ्लैट में रहता है, इसके पीछे पीछे चले जाओ। पीछे पीछे चले गए उसके, तो पता लगा किस फ्लैट में रहता है। तो जब हमने पता चल गया किस फ्लैट में रहता है वो, तो हमने इसका बैकग्राउंड चेक किया। बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला उसकी मदर, उसकी बहन और उसकी वाइफ, तीनों के साथ वो अकेला लड़का है उस घर में रहता है। मदर, बहन और वाइफ तीनों वर्किंग है, और ये वर्किंग नहीं है, पूरे दिन घर में बैठ के खाली बैठ रहता है ये। इसकी लव मैरिज हुई थी, लड़की जिससे शादी हुई थी दिल्ली की लड़की थी, और जो लड़की थी वो भी बड़ी अच्छी फैमिली की लड़की थी, जैसे लव मैरिज करी थी और बड़ी अच्छी फैमिली से शादी करी थी। और वहाँ पे वो उसको जॉब पे भेज देता है, बहन को जॉब पे भेजता है, माँ को जॉब पे भेजता है, और पूरे दिन खुद खाली बैठता है। ठीक है। सो अब हमने सारी इसकी इन्फॉर्मेशन और बैकग्राउंड, फिर हमने इसका ओरिजिनल नाम पता किया, ओरिजिनल नाम क्या है, इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो ये पता चला कि वो यूके में पहले स्टूडेंट था। अच्छा। हाँ, तो वो भी पता चल गया, और वहाँ से वो नंबर लेके आया था, यूके वाला नंबर लेके आया था। हमने पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली। अब हमने इन्वेस्टिगेशन करके हमने फिर से वही चीज़ करी कि पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेके अब क्या होता है कि हमारे को ये भी डर होता है कि आदमी भाग ना जाए, कोई इशू ना हो जाए, और अनऑफिशियल कंप्लेंट होती है। हमें पता होता है कि हमें एफआईआर में तब्दील तो कराना नहीं है आगे जाके, तो बहुत बड़ा इशू हो गया तो एफआईआर में तब्दील कराना ही पड़ जाएगा इसको। ठीक है। तो हमारे को भी बड़ा वो उससे चलना पड़ता है, और पुलिस को भी मैनेज करना पड़ता है। इट्स अ प्रॉपर मैनेजमेंट जॉब। पुलिस को इधर आप मैनेज कर रहे हो, इधर अपने क्लाइंट को मैनेज कर रहे हो, इधर आपको सब्जेक्ट को मैनेज करना है। ठीक है। तो फिर आप क्या करते हो कि अच्छा, मैं पुलिस को लेके अपना रेड कराने चले गए, सिविल में चले गए मेरे साथ। हम गाड़ी में गए वहाँ पे रेड कराने, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं जाते, क्योंकि डील डॉल ऐसा होता है ना, समझ में आता है पुलिस वाला है कि कुछ हंगामा ना हो जाए। मैंने कहा मैं जाता हूँ, मैं इसके गेट पे बेल बजाता हूँ। मैंने जाके गेट पे बेल बजाई, तो उसके दो बड़े बड़े कुत्ते थे, ठीक है, वो आ गए एकदम से, ठीक है, जैसे कि अटैक करने आ रहे हो। ठीक है। तो फिर भी जो है फिर उसके पीछे से एकदम से उसकी सिस्टर आ गई। मैंने कहा कि जी ये पर्सन है। कहते हैं हाँ है, मैं बुलाती हूँ। क्या काम है आपको? मैंने कहा मैं उसका फ्रेंड हूँ, एक बार बुला दो। तो जैसे ही वो बाहर आया, मैंने सिर्फ एक कांस्टेबल को बुलाया, नीचे तो पूरी टीम थी, एक कांस्टेबल को बुलाया। मैंने कहा सर आ जाओ। तो वो कहता है कि मैंने बोला कि थाने चलना पड़ेगा, अगर इशू बनाना है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, और सबके बीच में से लेके जाएंगे, वरना चुपचाप बिना किसी को पता लगे आराम से चलो। वो समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हम उसे बेडरूम में गए, हमने कहा सारी डिवाइस वगैरह एक बार दिखा दो। सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और वो कांस्टेबल। सारे जो उसके घर में कैमरास पड़े थे, मेमोरी कार्ड्स पड़े थे, लैपटॉप्स पड़े थे, सब हम उठा के ले आए वहाँ से। ठीक है। सो 6 मोबाइल्स थे उसके पास, लड़के के पास। ठीक है। 6 के 6 मोबाइल्स हम रिकवरी करके वहाँ से उसको थाने ले आए। अब थाने में लाके लड़की के पेरेंट्स भी आ गए, लड़की भी आ गई, लड़की ने उसको पहचान भी लिया। अब वो जो है थाने में आके कहता है जी, लड़की भी मैरिड थी या नहीं, अनमैरिड थी? वो मैरिड थी। अच्छा, देन फिर हाँ। थाने में? थाने में ले आए उसको। थाने में जाके उसका हमने लैपटॉप्स वगैरह चेक करने शुरू किए, तो उसमें जो है उसके फ़ोन्स चेक करने शुरू करे। सारे फ़ोन्स में पासवर्ड लगा रखे थे, अपनी स्काइप आईडी पे पासवर्ड लगा रखा था। तो पुलिस ने उसे अपने तरीके से उसको इंटेरोगेशन करके उसका पासवर्ड वगैरह करके जब उसकी आईडीज़ खोली, तो 17 और लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था, सेम तरीके से, बिल्कुल सेम। और फिर जो है उसकी सारी वीडियो, सारी चैट्स रिकवर करी हर फ़ोन में से। तो फिर वहाँ से उन 17 की 17 लड़कियों को फ़ोन करवाया। उन 17 लड़कियों को फ़ोन करके बताया कि भाई ये ऐसे-ऐसे ब्लैकमेलर पकड़ा गया है, नाउ यू डू नॉट नीड टू वरी, कोई आपके घर में बात नहीं आएगी कभी भी, तो आप जो है बिल्कुल रिलैक्स करो अब। तो कितनी लड़कियाँ तो रो पड़ी फ़ोन पे उस टाइम पे। और लड़की के जो फादर थे, बड़े गुस्से में थे उस टाइम पे, उन्होंने थाने में ही उसको थप्पड़ भी लगा दिया लड़के को ज़ोर से। ठीक है। तो उनके पैर छूने लगा, मेरे पैर छूने लगा, कहता सर छोड़ दो, मैं मैरिड हूँ, ये हूँ। कहता जब तुम दूसरों की ज़िंदगी खराब करो तो तुम समझ में नहीं आता कि तुम मैरिड हो। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, एफआईआर नहीं कर सकते। अंत में रात को 12 बजे के आसपास उसको फिर थाने से उसको छोड़ना पड़ा। वो चला गया, कन्फेशनल स्टेटमेंट उसने लिखवा लिए। लेकिन अब हमारे पास ये वीक पॉइंट था कि इसकी मदर को, इसकी वाइफ को और इसकी बहन को बता दिया तो ये खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारी क्लाइंट को कभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, वीडियोज़ हमने उसके थाने में बना लिए थे। तो जब उसके वीडियोज़ बन गए, थाने में वो कर दिया, तो फिर बस वो उसके बाद से ही गॉट डिटैच्ड। अब इस बात को 17 साल हो गए हैं, 17 नहीं 15 साल हो गए हैं। 15 साल में भी उसने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा, फॉर एग्जांपल कि जैसे उस साइबर कैफे के बाहर या घर में आपने उसको दबोच लिया, 100 नंबर कॉल हो गई, पुलिस 112 नंबर कॉल हो गई, ऐसे में वो आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए जी ये बिल्कुल लूट रहे थे, मेरे को मारपीट कर रहे थे, ये तो बाद में खुलेगा ना कि आप जासूसी कर रहे थे। तो नहीं, ऐसी हमने उनको सिचुएशन दबोचा नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए, कई बार हो जाए, तो ऐसे में आपको थाने में कैसे प्रूफ करना पड़ता है कि भाई पुलिस का काम हम कर रहे थे, हम भी एक डिटेक्टिव एजेंसी वाले, तब बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती होगी थाने में, तो क्या करते हैं? जहाँ
वैसे तो सिचुएशन ऐसी कभी राइज नहीं होती बिकॉज हम बहुत डिस्क्रीटली काम करते हैं। कभी जो है ना, अगर हम डिस्क्रीटली काम नहीं करेंगे, हमारी फील्ड में ना एक कहावत है, ठीक है, द लीडर इन द फील्ड इज द बेस्ट फॉलोअर। ठीक है, मतलब कि हमारी फील्ड का लीडर वही है जो फॉलो अच्छा कर सकता है किसी को। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ना फॉलो करने में माहिर होते हैं। ठीक है, सो इतना इजीली पता नहीं चलता, और जब हमें लगता है कि सब्जेक्ट अलर्ट हो रहा है तो अपनी टीम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरी टीम उसको फॉलो करना शुरू कर देती है वहीं से। ठीक है, सो इतना इजी तो नहीं होता है। लेकिन अगर सपोज करो बाय चांस हाइपोथेटिकली अगर वो कहते हैं कि कोई हमारे को सब्जेक्ट को पता चल जाए कि ये मेरे को फॉलो कर रहा है और हमारी टीम को पकड़ ले और पुलिस स्टेशन में ले जाए, तो पुलिस स्टेशन पहले तो हम उसको कवर स्टोरीज प्रिपेयर होती हैं कि भाई हम वहीं से निकल जाए, पुलिस तक मामला ही ना जाए। अगर मामला चला भी जाए पुलिस में तो फिर हमारे को अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज हम अंडर अथॉरिटी काम करते हैं अपने क्लाइंट की। हम ये चेक करके काम करते हैं, हम एक फॉर्म भरवाते हैं, इस फॉर्म में हम क्लाइंट से उसका पूरा पर्पस और रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखवाते हैं। कोर्ट के पर्पस के लिए हम एविडेंसेस इकट्ठे कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें लिखवाते हैं। कोई और किसी तरीके का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अनएथिकल हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम उससे लिखवाते हैं। कोई अनसोशल इलीगल चीज़ के लिए हमारे लिए यूज़ नहीं कर रहे, हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके फिर क्लाइंट की भी हम ड्यू डिलिजेंस करके तभी एक केस को बुक करते हैं। तो फिर हम जो है पुलिस को बताते हैं वी आर वर्किंग अंडर अथॉरिटी, और हम जो भी कर रहे थे वी वर डूइंग एट पब्लिक प्लेस, वी नेवर गॉट क्लोज टू हिम। हम तो इससे पास भी नहीं गए, तो हम तो डिस्टेंस से कर रहे हैं ना, और पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो कहीं पे भी आईपीसी में लिखा ही नहीं है कि ये क्राइम है पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। तो उस तरीके से कभी कोई ऐसा इशू होता नहीं है। हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, यूके सब जगह के थे, तो लगभग कितने आप लोगों के एजेंट्स हैं देश भर में? कैसे आप लोगों को किसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए लोगों को टारगेट करते हैं? कौन होते हैं आपके एजेंट्स वगैरह? देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ 11 हमारे ऑफिसेज हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता, पुणे, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई और अहमदाबाद। ठीक है, हमारे 11 ऑफिसेज हैं। तो हमारे 11 ऑफिसेज में अपने एजेंट्स हैं जो हमारे पेरोल्स पर हैं। हमारे यहाँ सीनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स काम करते हैं, सीनियर रॉ ऑफिसर्स काम करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं, और आर्मी ऑफिसर्स मिलिट्री इंटेलिजेंस से फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मर मतलब जो रिटायर हो गए हैं, वो लोग इन लोगों को ट्रेन भी करते हैं। और जो पुराने एजेंट्स होते हैं जो उनको सालों सालों हो गए हैं काम करते हैं, वो नए एजेंट्स को ट्रेन करते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग का प्रोसेस पूरा अडॉप्ट किया जाता है। उनको क्लासरूम ट्रेनिंग्स भी होती हैं और ऑन द फील्ड ट्रेनिंग्स भी करी जाती हैं इनकी, ताकि वो उनको समझ में आ जाए कैसे इन्वेस्टिगेशन को करना होता है। तो ये जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं हमारे कंपनी के पेरोल्स पर होते हैं, जो हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन फील्ड में जाके करते हैं। प्लस हमारे पास ना एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मर्स का नेटवर्क होता है। हमारी जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट में हमारे यहाँ एक पेज है, करियर्स का पेज है। उस करियर्स के पेज पे जाके कोई भी अपने आप को एज एन इन्फॉर्मर रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास 14,000 इन्फॉर्मर्स का डेटाबेस है पूरे इंडिया में। 14,000 इन्फॉर्मर्स का, अच्छा। अलग अलग सिटीज में, अलग अलग जगहों पे। अब हमारे पास क्या होता है कि कोई भी अपने आप को रजिस्टर करके हमारा इन्फॉर्मर बन सकता है। जब भी हमारे को उस पर्टिकुलर एरिया का कोई भी एक केस आता है जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी होती है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, ठीक है, ऑब्वियसली हम इन्फॉर्मर्स को पहले वेरीफाई करते हैं दे आर जेन्युइन और नॉट। ठीक है, उनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है नहीं, और फिर हम उनको ऑन पेमेंट, ठीक है, हम उनसे उस पर्टिकुलर केस के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। क्योंकि लोकल सोर्स जो होता है ना आपका जो पड़ोसी आपके बारे में पता कर पाएगा, ठीक है, वो बाहर का आदमी जाके पता नहीं कर सकता। जो घर के अंदर काम करने जो घर के अंदर का, तो जो हमारे इन्फॉर्मर्स होते हैं ज्यादातर हर जगह ही होते हैं, और जहां पर नहीं है वहां पे हम अपनी टीम भेज कराते ही हैं काम को। तो यानी जैसे पुलिस का जैसे मुखबर नेटवर्क होता था पहले, तो पुलिस का मुखबर नेटवर्क तो यही होता था कि वो उस गैंग का तो उस गैंग के में अंदर इसे कर दिया। लेकिन आपने इसको एक रोजगार के रूप में विकसित कर दिया। 14,000 लोगों को, जैसे मान लीजिए किसी को पुणे में चाहिए तो पुणे वाला आपने सर्च किया, पुणे का बंदे चार लोग निकल आए, उसमें आपको फीमेल की जरूरत है, फिर बाकी उस पेमेंट के रेशो के साथ आप उनको पेमेंट कर देते हैं। जिस हिसाब का केस, इतनी इंटेंसिटी का केस है, कितना उसमें काम करना है, उसके हिसाब से हम उसको पेमेंट करते हैं। हाउसवाइफ भी आजकल बहुत इस तरह की एज ए इंफॉर्मेशन आदान प्रदान में काम करती है, ये क्या होता है? बहुत करती हैं हाउसवाइफ्स। सी देखिए क्या है कि एक तो ये ऑक्यूपेशन ऐसा नहीं है जो कि आपको ज़रूरी है कि आप फुल टाइम ही लें। ठीक है, कभी आपके पास कोई काम आ गया, ठीक है, और आपको पार्ट टाइम अर्निंग अपनी करनी है, ठीक है, तो आपने एक आध प्रोजेक्ट ले लिया और उसमें आप इन्वेस्टिगेशन करके आ गए। ठीक है, और आपको खासतौर जब हमारे इन्फॉर्मेंट हो तो अपने लोकल एरिया की ही सर आपको इन्फॉर्मेशन गेन करनी। ऑथराइजेशन लेटर देते हैं, कुछ उनको आई कार्ड देते हैं, कुछ उनको। देखिए हमारे प्रोफेशन में क्या होता है, आप आई कार्ड नहीं दे सकते हो अपना, क्योंकि आपको अगर आपने बता दिया कहीं पे जाके दिखाओगे कि हम डिटेक्टिव हैं, तो आपको फिर इन्फॉर्मेशन कौन देगा? आपको डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है कि आप सामने वाले से बिना ये पता लगे कि हम डिटेक्टिव हैं आप इन्फॉर्मेशन निकाल सको।
ठीक है। सो इसलिए आईडी कार्ड तो सबसे, अगर सपोज करो कि आप कहीं पे जा रहे हो और किसी की तलाशी हो, अगर आपको पता चल गया कि आप डिटेक्टिव हो, यहाँ पे जासूसी करने आए हो, तो कौन आपको एंट्री करने देगा? ठीक है, कौन आपको इन्फॉर्मेशन देगा? लेकिन अगर आप किसी का फ्रेंड बन के जासूसी करते हो, किसी के फ्रेंड से जासूसी करते हो, कि सर्वेंट्स को आप उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेके उसे दोस्ती करके आप वो करते हो, तो फिर आपको सब इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये जो आप 14,000 लोग जो आपके इसमें जो आपके इन्फॉर्मर है, इसमें पुलिस के एक्स लोग या स्टूडेंट हर तरह के लोग आते हैं या कुछ हर आप तरीके के लोग हैं, बल्कि कई लोग तो ऐसे भी हैं जो हम जो एक्चुअली में अभी भी सर्विस में हैं, है हाँ, जो कि पार्ट टाइम बेसिस पे हमारे लिए एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए हमारे लिए काम करना चाहते हैं। उसमें पुलिस के लोग भी हैं? मतलब मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूंगा, बट हाँ, सारे ज़्यादातर अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट से गए, यानी जो जांच एजेंसियों से जुड़े हुए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हाँ भी हाँ पार्ट टाइम के लिए आपके साथ काम हाँ करते हाँ हैं। हाँ हाँ बेशक वो सरकार की नजर से छुप के कर रहे हो, लेकिन कर रहे हैं आपके लिए हाँ, काम। कई सारे लोग ऐसा भी करते हैं, संडे के दिन काम कर लिया, छुट्टी है, ठीक है, तो कोई इंक्वायरी है, नॉर्मल सी इंक्वायरी है, प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी है, प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी में जाके अपने आस पड़ोस में इन्वेस्टिगेशन कर ली। बिल्कुल, अब इन्वेस्टिगेशन की बात आ रही है तो कई बारी आपके सामने ऐसा है, क्योंकि मान लीजिए कोई मर्डर केस है, उस मर्डर केस के अंदर कोई इनोसेंट फंसा हुआ है और पता चला कि पुलिस ने ही सामने वाली पार्टी से मिलके काम कर लिया, तो कोई आपके ऐसे केस आते हैं कि वो पुलिस की इंक्वायरी करवाना चाहते हो, किस पुलिस वाले की आप इंक्वायरी करके? देखिए, बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिसमें ना सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लोग हमसे काम करना चाहते हैं। आर्मी के ब्रिगेडियर्स के ऊपर काम कर दो, कर्नल्स के ऊपर काम कर दो, पुलिस में ये पर्सन है इसके ऊपर काम कर दो, ईडी में पर्सन है उसके ऊपर काम कर दो। हम लोगों ने एक अपना इंटरनल प्रोटोकॉल बना रखा है कंपनी में, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और आपके पीपल इन एनी सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है, इनके ऊपर हम काम करते ही नहीं हैं। अगर इनकी, कई बार इनकी वाइफ्स भी आ जाती हैं या इनके हस्बैंड्स भी आ जाते हैं कि भाई मेरे इस डिपार्टमेंट में मेरी हस्बैंड है, वाइफ है, आप क्या इस इन्वेस्टिगेशन कर दो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, तो हम उनको क्लियरली मना करते हैं, हम किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सन को कभी भी इन्वेस्टिगेट नहीं करते। ठीक है, मैं अब इस सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूँ मैं। अब मान लीजिए कि कोई, वही सेम सवाल है लेकिन इसका थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए मर्डर हो गया, उस मर्डर के अंदर कोई इनोसेंट फंस गया। अब उसे ये मतलब नहीं है कि कौन इसकी जांच कर रहा है, वो आपके पास सिर्फ इसलिए आया कि भाई मैंने ये मर्डर नहीं किया है, मेरा इसमें गलत नाम आया, आप मेरी हेल्प कीजिए, फिर क्या करेंगे मैं आप? आपको बताता हूँ, देखिए क्या होता है, ऐसे ना हमारे बड़े सारे केसेस आते हैं जिसमें कि पुलिस ये डिक्लेयर, हम पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, जी, हम केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हाँ, करते हैं। मैं भी वही हाँ हाँ, हम्म, तो पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना और केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो हमारे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें कि पुलिस उसको या तो एक्सीडेंट डिक्लेयर कर चुकी है या सुसाइड डिक्लेयर कर चुकी है, और लोग हमारे पास आते हैं ये पता करने के लिए कि ये भाई ये सुसाइड था या मर्डर था। एक्चुअली में हमें लगता है मर्डर था, ठीक है, बट पुलिस ने उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। सो हम ऐसी इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारी करते हैं। जैसे कोई महत्वपूर्ण ऐसा अभी जैसे हमने एक इन्वेस्टिगेशन कोलकाता में करी, ठीक है। सो उस इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ कि पुलिस डिक्लेयर्ड इट एज अ सुसाइड, ठीक है, लेकिन घर वालों को कंटेंशन था उस पर्सन ने कैसे सुसाइड किया था। जैसे एक फ्लैट था, फ्लैट में आप बाहर निकलते हो, बाहर जो ऊंचे वाले फ्लोर पे बाहर बालकनी होती है, उसका नीचे छोटा होता है वो, तो आप जो है उसने कूद के वहां से सुसाइड कर लिया था, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि भाई एक उसकी चप्पल पीछे थी, एक आगे पड़ी थी, ठीक है, तो जब एक पीछे थी चप्पल और एक आगे पड़ी थी, ठीक है, और वो कूद के उसने सुसाइड किया, और उसको नीचे अगर सुसाइड करेगा तो एक चप्पल पीछे की छोड़ेगा और एक आगे की छोड़ेगा, वहीं उतारेगा, ठीक है, और वो कूदेगा तो नीचे गिरेगा, ठीक है, लेकिन वो आगे बुशेस में मिला है, एज इफ किसी ने उसको फेंका है, ठीक है, तो वो बुशेस में मिला है, ठीक है। तो अब हमारा ये बिल्कुल शक है कि भाई ये जो है ये किसी ने मर्डर किया है, इसका वहाँ पर लोकल पॉलिटिशियंस के साथ कुछ वो चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। वो पर्सन दिल्ली का था बट ही यूज्ड टू विजिट कोलकाता, तो वहाँ का इसका लोकल जो है गूंस के साथ इसका झगड़ा चल रहा था, पॉलिटिशियन का झगड़ा चल रहा था। हमें लगता है कि इसका जो है ना वहाँ पे किसी ने मर्डर किया, आप इसको इन्वेस्टिगेट करो इस मैटर को, ठीक है। तो जब हमने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो हमें पता लगा कि हमने सारी इन्वेस्टिगेशंस करी, हमने चेक किया कि वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका झगड़ा था, वो दैट वाज करेक्ट, बट हमने चेक किया कि भाई उनका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है इस केस में। हमने उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, उनकी लोकेशंस क्या थी, उनका क्या था वगैरह, पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, तो देखा कि झगड़ा था बट दे आर नॉट क्रिमिनल्स, और ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं है। हमने जिन लोगों से उसका और जो उसके एनिमीज थे उनको फाइंड आउट किया, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करी, तो वो भी हमारे पास क्लीन ही निकल रहे थे सारे। पुलिस इतनी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, ठीक है। सो
फिर हमने जो है ना वहाँ पर जो मौका था और पुलिस ने वो सील किया हुआ था, हमने वहाँ पे जाके देखा पुलिस के साथ ही, ठीक है, देखा कि वहाँ पे ना उसके दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वो निकला वहाँ से, वहाँ पे अल्कोहल की बॉटल भी थी एंड ही वाज कंज्यूमिंग ड्रग्स ऑल्सो। अब अल्कोहल और ड्रग्स एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होता है, इससे ना आपको होता है हेल्यूसिनेशंस, ठीक है। तो हमारे बड़े सीनियर जो हमारे कंपनी में आईबी ऑफिसर, रॉ ऑफिसर्स काम करते हैं, हमारी कंपनी में एक रॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने ही उस केस को पूरा अपने आप अंडरटेक किया था, खुद जाके पर्सनली इन्वेस्टिगेशन करी थी इस केस में। तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमने देखा कि इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन, से आपको ना हेल्यूसिनेशंस होते हैं। तो हमने इसका पहले इसके फ्रेंड सर्कल में बड़ा चेक किया, हमने कहा कि भाई ये जो है ये ड्रग्स लेता था, क्या करता था, तो सबने बताया कि हाँ लेता था, और लोगों ने ये बताया कि इसको हेल्यूसिनेशंस होते थे, ठीक है। सो ड्रग्स लेने के बाद ये बहक जाता था, इसको जो है ना होश नहीं रहता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और हम वहाँ पे मिला, खाना भी रखा हुआ, सब कुछ रखा, खाना उसने खाया नहीं था, ठीक है, लेकिन अल्कोहल कंज्यूम था और ड्रग्स कंज्यूम थे, ठीक है। सो बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन था अल्कोहल ड्रग्स का। उसको हेल्यूसिनेशंस हुए। हमारा जो वो निकला इन्फ्रेंस निकला, वो निकला कि वो भागते हुए आया हेल्यूसिनेशन, जैसे एज इफ समवन इज फॉलोइंग हिम, और वो जो है डरा हुआ है, ठीक है। वो भागते हुए आया, एक चप्पल उसकी पीछे उतरी, दूसरी चप्पल आगे उतरी, और वो जोर से जंप किया उसने, ठीक है, अपने आप को बचाने, जैसे वो किसी से बचा रहा हो अपने आप को, ठीक है। और जब वो नीचे गिरा तो ही हैड सम काइंड ऑफ, अच्छा वहाँ पे कहीं भी सीसीटीवी कैमराज नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो उसमें जान बाकी थी। वो क्रॉल करते हुए बुशेस तक चला गया। तो हमने क्रॉलिंग के जो निशान थे उससे क्रॉल करने के, वो भी हमने उसकी सारी फोटोग्राफ्स वगैरह वहाँ से निकाली कि वो बुशेस तक कैसे पहुँच गया, इतनी दूर कैसे जा सकता है। तो फिर ऑल इन ऑल जब हमने उसको इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें पुलिस की थ्योरी जो उन्होंने सुसाइड डिक्लेयर किया था, ऑल्दो उन्होंने इतनी डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी, फिर भी वो निकला सुसाइड ही। ओके, सोसाइटी निकला वो, सुसाइड ही निकला वो। अच्छा। हाँ, लेकिन जो उसके घर वाले थे, दे वर कन्विंस्ड विद द फाइंडिंग्स। उनको भी लगा, जब हमने लॉजिकल पूरी उनको रिपोर्ट बना के दी, 100 से 150 पेज की रिपोर्ट थी उसमें, जो जिसमें हमने एक एक चीज़ चेक करी, उसके सारे फ्रेंड सर्कल, लोकल पॉलिटिशियंस से लेके हर चीज़ के बारे में, तो उनको लगा कि हाँ ये बात सही है, जो आपने इन्वेस्टिगेशन करी है दैट इज़ 100% करेक्ट। बिल्कुल। आपने मुंबई का कई केसों का जिक्र किया, तो मुंबई में बॉलीवुड के भी कोई केसेस वगैरह आपने किए होंगे, किस टाइप के बॉलीवुड के केसेस आते हैं? देखिए, बॉलीवुड के केसेस तो बहुत सारे आते हैं, और बॉलीवुड भी तो क्या है, बॉलीवुड में भी तो इंसान ही है ना, तो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी होती हैं, ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं उनकी लाइफ में, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो जब बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का बच्चा कोई ड्रग्स में पड़ गया है, या कोई बच्चा रॉन्ग कंपनी में है, या उनको लगता है कि उनके स्पाउसेस जो हैं वो कोई अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, तो इस तरह के केसेस तो आते ही हैं। तो क्योंकि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, उनके घर में फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे पास कोई थेफ्ट हो जाए तो आती है। अभी हमने एक केस किया था एक बहुत बड़े पर्सन का, उनकी जो है, ही वॉज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, शी वॉज अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, तो उनकी साड़ियाँ चोरी हो गई थी। अच्छा, साड़ियाँ भी, एक एक साड़ी जो थी 15-15 लाख की। ओके। हाँ हाँ। तो और ऐसी जो है उनकी 10 साड़ियाँ चोरी हो गई थी, 1.5 करोड़ की साड़ियाँ थी, ठीक है। तो हमने वो केस किया था, एक केस किया था हमने, एक 6 करोड़ का हार चोरी हो गया था। अच्छा, हाँ हाँ। तो उनके वो केसेस हमने किए थे। क्या निकला वो हार और साड़ी वो वाले रिकवर में? हो गया। रिकवर हुआ? हाँ, क्या पता चला? ड्राइवर ने चुराया था वो हार उनके। अच्छा हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। अच्छा, क्या उसमें इंटरेस्टिंग पहलू था? और वो पुलिस में नहीं गए या पुलिस ने पुलिस में सुनी गए नहीं वो। गए नहीं? अच्छा दे डिडंट गो टू पुलिस। अच्छा, वो आए ही हमारे पास थे थ्रू कारण रेफरेंस। हाँ, क्योंकि 15 करोड़ की साड़ी दिखाएंगे तो फिर पुलिस का सवाल होंगे कहाँ हाँ, से? नहीं, वो साड़ी वाला केस अलग था, ये 6 करोड़ का सेट वाला अलग था। अच्छा उसमें कुक इन्वॉल्व था। अच्छा साड़ी वाले केस में उनका कुक इन्वॉल्व था, और इस वाले केस में इनका ड्राइवर इन्वॉल्व था। अच्छा, तो रिकवरी भी हो गई? रिकवरी भी हो गई। अच्छा, अब साड़ी वाला केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, क्या था? और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अब साड़ी वाले केस में हमने क्या किया कि साड़ी चोरी हो गई, वो ओरिजिनल ना, बट ओरिजिनल वो उनके साड़ियाँ थी, 20-20 साल पुरानी साड़ियाँ थी, ओरिजिनल पटोला डिजाइन्स थे वो, ठीक है। अब घर में जो है हमने पहले तो जाके वहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिफ्ट किए सबके। अब साड़ी चोरी हो काफ़ी टाइम हो गया था उनको, और ग्रेजुअली चोरी हुई, एक साथ चोरी नहीं हुई सारी साड़ियाँ, ठीक है। तो उनको डिस्कवर बड़े टाइम बाद हुआ, तो हमने फिंगरप्रिंट्स उठाए, तो खास हमें फिंगरप्रिंट्स मिले नहीं, क्योंकि उसको अलमारी को कई बार टच कर चुके थे, ठीक है। तो फिंगरप्रिंट्स उठाए, मैचिंग करी, तो हमारे को ना कुछ खास उससे रिकवरी हुई नहीं। अब वहाँ पे जो है ना, उनके घर में एक कुक था और एक सर्वेंट था जिसका एक्सेस था वहाँ का, और किसी का एक्सेस था नहीं। तो हमारे नौकर तो बहुत सारे थे, लेकिन हमारी शॉर्टलिस्टिंग में यही 2 लोग आए। तो जब हमने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमारे को पता चला कि एक जो उनका पर्सन है वो उड़ीसा से बिलोंग करता है, और जो उड़ीसा से बिलोंग करता है वहाँ पे अपनी वाइफ को छोड़ रखा है, यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड है, बेंगलोर में गर्लफ्रेंड बना रखी है,
उसको गिफ्ट्स विफ्ट्स भी ला के देता है, सारी चीज़ें करता है, उसके साथ रहता है। हमारा शक उसके ऊपर चला गया, ठीक है। हमने कहा कि भाई यही हो सकता है इन्वॉल्व, क्योंकि इसकी हैबिट्स ख़राब हैं। तो हमने उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, उसके सारे चेक करना शुरू किया, कोई नई चीज़ खरीदी है, कोई एक्स्ट्रा वेगेंट लिविंग है, कोई इंक्रीज इन बैंक बैलेंसेज है, कुछ है, क्या है, सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन करी तो वो क्लीन निकल रहा था। तो हमारे को उसके ऊपर फिर जो है ना थोड़ा सा हमें लगा कि इसकी हैबिट्स तो ख़राब है लेकिन ये है नहीं। फिर हमने जो है ना दूसरे पर्सन पे इन्वेस्टिगेशन करी, जो कुक था। जब कुक के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है, तो हमारे को, हम उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करें तो हमें पता चला कि इसके पास ना ये बड़े ह्यूज अमाउंट के क्रेडिट्स आए हुए हैं, ठीक है। सो उसके अकाउंट में। हाँ हाँ, तो हमने अच्छा अब ये पता किया कि आए कहाँ से हैं। तो ये अब हम पता चला कि ये आए हैं सूरत की एक जगह से। तो हमने वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करी, तो ये पता चला कि ये जो सूरत की जो कंपनी, अच्छा ये उसके अकाउंट में डायरेक्ट वहाँ से नहीं आए थे, उसके भाई इसको पे करता था बहुत। भाई भी छोटा आदमी था बट इतने लार्ज अमाउंट के लाखों रुपए क्रेडिट्स दे रहा है भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा था। जब भाई के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो हमें पता चला कि जो वो जो सूरत से ले रहा है, अच्छा सूरत की जिस दुकान से पैसे ले रहा है, हमने वहाँ पे जाके पता किया उसके भाई के बारे में, वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे। फिर हम कस्टमर बन के वहाँ पे गए, हमने कहा जी हमारे को जो ना ओरिजिनल पटोला की साड़ियाँ चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि, और कहते हैं जी नहीं वो तो बड़ी महंगी आती हैं, ये है वो है। तो हमने कहा जी हाँ हमें चाहिए, हम जो है जितना ही पैसा होगा हम देंगे। उन्होंने वही डिज़ाइंस ला के हमारे को दिखा दिए उस दुकान ने, ठीक है। हमने उसके पूरे वीडियोस बना लिए, तो हमें पता चल गया चोरी का माल तो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी भी इनके पास है, कुछ एक बेच चुके थे लेकिन कुछ एक था, ठीक है। तो हमने उसके सारे वीडियोस वगैरह बना लिए उस दुकान पे से। अब हम दुकान पे से वीडियो बना के आ गए, हम पूरा नेक्सस तो हमें पता चल गया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मल FIR करवाई पुलिस में। अच्छा उनके हस्बैंड खुद के भी लॉयर ही थे, ठीक है। तो फिर जो है हमने जो इन्वेस्टिगेशन कराई तो वहाँ पे जाके फिर हमने रेड कराई, और रेड करा के साड़ियाँ भी रिकवर हुई, वो सारा पूरा नेक्सस भी उन्होंने ब्रेक किया। वो इस तरीके से आपने उसको क्या, मतलब पुलिस बाद में हाँ, उसमें इन्वॉल्व हमने बीच में ये भी बोला था हम्म। कि हम लोग जो है इनके वो करेंगे, जब कुछ ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था हमने कहा पॉलीग्राफिक टेस्ट करेंगे हम इनके, ठीक है। लेकिन पॉलीग्राफिक टेस्ट आप कंसेंट से कर सकते हो, किसी की बिना कंसेंट के नहीं कर सकते, और उसमें दोनों ही लोग तैयार नहीं हुए। अच्छा किस टाइप के आप लोग हिडन कैमरा यूज करते हैं अलग अलग सब जगहों देखिए पे? हिडन कैमरा क्या होता है, हिडन कैमरा ना कोई टाइप नहीं होती उसकी, आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो। मैं आपकी इस जैकेट में हिडन कैमरा लगा सकता हूँ, मैं आपकी शर्ट में लगा सकता हूँ, मैं आपके चश्मे में लगा सकता हूँ, मैं आपकी घड़ी में लगा सकता हूँ, मैं आपके शूज़ में लगा सकता हूँ, मैं आपकी बेल्ट में लगा सकता हूँ। हम हिडन कैमरा को, इतने माइक्रोस्कोपिक कैमराज होते हैं कि हम उसको किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं, सिचुएशन के साथ। सिचुएशन के। हम AC की वेंट में कैमरा लगा सकते हैं, फॉल सीलिंग में लगा सकते हैं, आपके जो स्विचेस हैं साइड में, स्विच बोर्ड्स हैं, इसमें कैमरा लगा सकते हैं, आपके टाटा स्काई के बॉक्स में हम कैमरा लगा सकते हैं, आपको सामने टेलीविजन लगा हुआ है इसमें कैमरा लगा सकते हैं, ठीक है। कैमरा किसी भी चीज़ में इंडक्ट किया जा सकता है, कार में कैमरा लग सकता है, कार के डैशबोर्ड में कैमरा लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कैमरा आप कहीं पे भी लगा सकते हो, इससे कोई शेप और साइज नहीं होता। किसी इंसान को कैसे पता चले कि उसको फॉलो कर रहे हैं, उसकी जासूसी हो रही है? देखिए वैसे तो जो है ना ये पता करना बड़ा मुश्किल होता है कि जासूसी कई तरीकों से हो सकती है किसी की भी, ठीक है। फॉलो करना एक अलग चीज़ है, फॉलो करना फिर भी पकड़ सकते हो कि भाई आपको कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। अब लोग क्या करते हैं, हमारे को काउंटर सर्वेलेंस के लिए हायर करते हैं। काउंटर सर्वेलेंस क्या होती है कि हम अपने सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, बड़े हाई पॉलिटिकल डिग्नेटरीज जो होते हैं या सेंसिटिव प्रोफाइल्स होती हैं, इवन सेलिब्रिटीज़ भी, जैसे आप पूछ रहे हैं बॉलीवुड में, ठीक है। तो बॉलीवुड में कई बार हम उनको खुद को फॉलो करके ये देखते हैं उनको कोई और फॉलो तो नहीं कर रहा है, और अगर कोई और फॉलो कर रहा है तो फिर हम उस टीम को फॉलो करके देखते हैं कि भाई उनको किसने भेजा है, तो उसको कहते हैं काउंटर सर्वेलेंस एक्टिविटी। तो काउंटर सर्वेलेंस लगा के आप ये पता कर सकते हो कोई आपको फॉलो कर रहा है नहीं, और खुद अपने आप से जांचना है कि कोई आपको फॉलो कर रहा है नहीं। तो भाई किसी रोड पे साइड में आप खड़े हो जाओ, खाली रोड पे, ये देखो कोई और पीछे आपके स्टॉप होता है नहीं होता है। रेड लाइट कभी क्रॉस कर जाओ, ये देखो भाई आपके पीछे कोई रेड लाइट भी क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। आप किसी बंद गली में घुस जाओ, ठीक है, आप देखो कि भाई जो बंद गली में कोई पीछे आता है या नहीं आता है। तो कुछ एक तरीके हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपको कोई फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको टेक्निकली किसी ने सर्वेलेंस पे रखा हुआ है, टेक्निकल सर्वेलेंस पे, हाँ, कि किसी ने आपके मोबाइल को बग किया हुआ है, ठीक है, या किसी ने आपके कैमरा लगा रखा है। क्या होता है बग सिस्टम, जैसे अभी थोड़ा दर्शकों को आप बताएं। बग क्या होते हैं? बग ना, जैसे मैंने कहा कैमरा किसी भी तरीके से हो सकते हैं, ऐसे बग भी किसी भी तरीके से हो सकते हैं। एक होती है वीडियो डिवाइसेस, जिसको कैमरा मैंने आपको बताया किसी भी में इंडक्ट किया जा सकता है। ऐसा होता है हिडन बग्स, जिसको आप किसी भी चीज़ में इंडक्ट कर सकते हो। बग्स बहुत सारे तरीके के आते हैं, ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जानने की है कि हर बग को एक बैटरी बैकअप देना पड़ता है या पावर बैकअप देना पड़ता है और मेमोरी बैकअप देना पड़ता है। दो चीज़ें होती हैं, मेमोरी बैकअप और पावर बैकअप, ठीक है, उसी से बग चलेगा, ठीक है। कुछ बग्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप लाइव भी सुन सकते हो,
तो जितना सोफिस्टिकेटेड बग होता जाता है उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है और साइज रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। और जितना सस्ता बग होता है उसका साइज बड़ा होता है और बैटरी लाइफ जो होती है वो स्ट्रांग होती है, लेकिन साइज बड़ा हो जाता है उसका, ठीक है। तो बग्स बहुत सारे शेप्स और साइजेस में आते हैं। अब बग्स जो है आप कहीं पे भी लगा सकते हो। आप बग्स घर में सपोज करो कि आपका घर है, आपको लिविंग रूम में लगाना है, आपने किसी पेंटिंग में बग लगा दिया, फॉल सीलिंग में बग लगा दिया, आपने टेबल के नीचे बग लगा दिया, टेलीविजन के पीछे बग लगा दिया, टेलीविजन के अंदर जैसे मैंने बताया कैमरा लगा दिया, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है आम आदमी के तो लिए। आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि मेरे को फलाने का व्हाट्सएप की पूरी चैट चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ऐसे में कैसे टेक्निकल आप उसकी चैट को आप ला पाते हो अपनी जांच में? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं इसमें लोग कहते हैं कि हमारे को व्हाट्सएप की चैट चाहिए, इंस्टाग्राम की चैट्स ला दो, ठीक है। और हम उनको यही कहते हैं कि ये तो पुलिस भी नहीं ला पाती, ठीक है। मतलब व्हाट्सएप की चैट्स का एक्सेस तो पुलिस के पास भी नहीं है, हम कहाँ से ला देंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब क्या है कि जो छोटी छोटी डिटेक्टिव एजेंसीज खुली हुई हैं कहीं पे, वो लोगों को डिसीट करते हैं, जी हम व्हाट्सएप की चैट्स ला देंगे, इंस्टाग्राम की चैट्स ला देंगे, रिमोट फ़ोन की मॉनिटरिंग कर देंगे, उनकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स निकलवा देंगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। कॉल रिकॉर्डिंग से मेरे को याद आया कि पहले कॉल रिकॉर्डिंग्स निकालना बड़ा आसान होता था, लेकिन जब से अरुण जेटली जी का केस हुआ उसके बाद से बहुत मुश्किल हो गई। अब कॉल डिटेल्स के लिए जो नोडल ऑफिसर्स है वो कम से कम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की आईडीज में लगती है। तो ऐसे केसों में जब कॉल डिटेल्स निकालनी होती है तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, कैसे निकालते हैं आप लोग? देखिए, सीडीआर जो निकालना होता है ना, ये बेसिकली कोई भी अच्छी डिटेक्टिव एजेंसी नहीं निकालती, बड़ी बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी, क्योंकि कोई भी अपने नाम को स्पॉइल नहीं करना चाहता, ठीक है। छोटी डिटेक्टिव एजेंसीज जिनको इन्वेस्टिगेशन करना ही नहीं आता, वो अपने सोर्सेज बना लेते हैं पुलिस में, उनके थ्रू वो निकलवाते रहते हैं। और उनका काम ही यही होता है, इन्वेस्टिगेशन करनी तो आती नहीं है, सिर्फ ये आता है कि भाई इससे कॉल डिटेल इधर से लो और उधर बेच दो, थोड़ा सा बस। दिखा दिया उन्होंने। हाँ, बस दिखा दिया। तो ये अगर कोई भी कस्टमर किसी भी अच्छी बड़ी डिटेक्टिव एजेंसी के पास जाएगा तो वो उनको एथिकल तरीके बताएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के, जो कि कानूनी दायरे में रह के किए जा सकते हैं। कल को ऐसे कितने सारे केसेस हुए हैं जिसमें डिटेक्टिव एजेंसी खुद भी और उनके क्लाइंट्स भी अरेस्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ टेकिंग आउट सीडीआर्स ऑफ समवन, ठीक है। तो हम क्लाइंट्स को ये बताते हैं कि जिन लोगों के चक्कर में आप पड़ रहे हो, जो आपको सीडीआर का प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको कॉल रिकॉर्डिंग्स का प्रॉमिस कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट्स का प्रॉमिस कर रहे हैं, ये सब लोग जो हैं एक तो करेंगे ही नहीं पहले तो काम, आपसे पैसे लेके गायब हो जाएंगे। या फिर अगर ये लोग सपोज करो ज़्यादा से ज़्यादा सीडीआर अगर आपने निकाल भी देते हैं तो यू विल ऑलवेज बी एट रिस्क। कल को जिस पर्सन की सीडीआर निकली है, ठीक है, उसने कंप्लेंट कर दी, ठीक है, और ये डिटेक्टिव एजेंसी अगर पकड़ी गई, ठीक है, एंड ही टेक्स योर नेम कि आपके लिए निकाली है, तो यू ऑल्सो बिकम अ पार्टी टू द क्राइम। बिल्कुल। ये कितना एवरेज होता है एक केस में, मतलब 10,000 50,000 से शुरू होकर 10 लाख तक, क्या या केस टू केस वेरी करता है अमाउंट? ये ना केस टू केस वेरी करता है, डिपेंडेंट इस बात पे होता है कि केस कितना कॉम्प्लेक्स है, कितने नंबर ऑफ मैंडेज आपको इसमें लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और कितना जो है रिस्क इन्वॉल्व है इस केस के अंदर, तो उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क, जितना कॉम्प्लेक्स, आई वुड से रिस्क तो हर ही केस में होता है। रिस्क तो मोटरसाइकिल चलाने में भी है। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, अब सामने वाला पर्सन 110 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और आप मोटरसाइकिल को 110 की स्पीड चला रहे हो, भले ही वो एक नॉर्मल सा प्री मैट्रिमोनियल केस है, रिस्क तो 110 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने में भी है, ठीक है। तो रिस्क तो हर चीज़ में ही बियर करना पड़ता है आपको। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट रिस्क, इट इज़ अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस ऑल्सो, कि कॉम्प्लेक्स कितना है केस, उसमें कितनी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, कितनी जगहों पे जाना पड़ेगा, कितने लोगों को इंटरव्यू करना पड़ेगा, कितने दिनों तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी आपकी, उन चीज़ों के हिसाब से आपके जो प्राइसेस हैं वो तय होते हैं। राइट। कुछ ऐसे भी देखा जाता है कि खास तौर से कि पति अपनी पत्नी को मोबाइल दे देते या पत्नी अपने पति को मोबाइल दे देते, उससे जासूसी होती है। वो जासूसी कैसे होती है? मैं बताता हूँ वो क्या होती है कि मैं इसके बारे में ना बिल्कुल आपको 100% इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि व्यूअर्स को भी क्लियर हो जाए क्या चीज़ होती है। एप्पल का फ़ोन जो होता है ना, वो सेफ है, उसमें कोई बग नहीं डल सकता, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन्स में डल सकता है। एंड्रॉयड फ़ोन में जो बग्स डलते हैं, ठीक, स्पाई, इनको हम स्पाई बग्स कहते हैं, उसमें जो बग्स डलते हैं, उस बग के थ्रू क्या होता है, उस बग के थ्रू अगर आपके फ़ोन में डला है, जैसे हस्बैंड ने गिफ्ट कर दिया अपनी वाइफ को फ़ोन, या वाइफ ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दिया बग डाल के उसमें या फ़ोन, गर्लफ्रेंड को कर, या गर्लफ्रेंड को कर दिया, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को कर दिया, वो जो बग होता है वो इतना डिस्क्रीट होता है कि पता ही नहीं चल सकता कि आपके फ़ोन में बग है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, उस बग के थ्रू क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उस पर्सन की जितनी भी वो कॉलिंग्स करेगा वो सारी रिकॉर्ड होके उसके हस्बैंड के पास आ जाएंगी, जितने भी वो मैसेजेस करेगी वो सारे आ जाएंगे। ये तो हो गए नॉर्मल। व्हाट्सएप की चैट्स भी आ जाएंगी, व्हाट्सएप की कॉल्स भी आ जाएंगी, व्हाट्सएप की कॉल्स भी आ जाएंगी, ठीक है, वो भी वो सुन सकता है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर फोन किसी रूम में रखा हुआ है तो उस फोन के चारों ओर क्या बात चल रही है आप वो भी सुन सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। ठीक है, और उसकी जीपीएस लोकेशन पता चल जाएंगी, जो भी अपने फोन में फोटोग्राफ खींचेगा वो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो आप बेसिकली सामने वाले की पूरी कम्युनिकेशन को ग्रैब कर सकते हो एंड्रॉयड फोन में एंड्रॉयड फोन में। है। तो अगर आपको भी कोई इस तरीके से आपको डाउट हो तो लेने से बचे और ध्यान रखें। हमारा कहना है मकसद ये नहीं कि हर कोई इसी मकसद से आपको दे, लेकिन एक बारी जैसा कि नमन जैन जी ने बताया, एक बारी सोचे समझे और फिर आगे स्टेप बढ़ाए। नमन साहब, ब्लैक मैजिक के बहुत सारे केसेस आते हैं, आप भी देखा, मैंने आपकी केस स्टडी में देखा। जब कोई ब्लैक मैजिक का केस होगा वो घोड़ी के पास जाएगा, तांत्रिक के पास जाएगा, पूजा पंडित के पास जाएगा, वो एक डिटेक्टिव के पास क्यों आएगा, वो नमन जैन के पास क्यों आएंगे? देखिए, लोग हमारे पास ना ब्लैक मैजिक कराने नहीं आते। ठीक है, लोग हमारे पास ये डिटेक्ट कराने आते हैं कि उनके ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर आप उनको सस्पिशन है उसने ब्लैक मैजिक किया है नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए आते हैं लोग हमारे पास। हम किसी का ब्लैक मैजिक तो उतार नहीं सकते, ठीक है, ना ही हमारी कोई एक्सपर्टीज है इसमें, लेकिन हम इतना ज़रूर पता कर सकते हैं कि भाई जिसके ऊपर आपको शक है कि ये ब्लैक मैजिक, सपोज अपनी बहू को अपनी सास के ऊपर शक है, सास को अपनी बहू के ऊपर शक है, बहू को अपनी ननद के ऊपर शक है, और दामाद को अपने सास के ऊपर शक है, ऐसी केसेस होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक, या भाई को अपने भाई के ऊपर शक है, देवरानी को अपने जेठानी के ऊपर शक है कि हम राइस कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। ठीक है, मैं ना पहले तो हम लोगों को ये बता, हमें ना ये भी एनालाइज करते हैं हम लोग, क्या होता है कि कई लोग ना मेंटली इल भी होते हैं। ठीक है, उनको क्या होता है कि उनको ना आई वुड से कि उनको सस्पिशंस होते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में मैं बताता हूँ, अच्छा वक्त भी आता है और बुरा वक्त भी आता है। जब अच्छा वक्त आता है आदमी उसको बहुत एंजॉय करता है, जब आदमी की ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है, ठीक है, तो उसको लगता है मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है। Okay. हाँ हाँ, ठीक है, तो अब बुरा वक्त क्या होता है, आपकी हेल्थ खराब हो जाती है कभी, ठीक है, कभी आपके ऊपर केसेस हो जाते हैं, पुलिस केस हो गया आपके ऊपर, ठीक है, आपके घर में इनकम एकदम खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया, ठीक है, तो आपका बुरा वक्त आ गया। ठीक है, तो कई लोगों को ऐसा लगता है मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया। ठीक है, सो मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज मैंने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि हाँ होता ही होगा भाई, ये तो 100% है। ठीक है, तो ऐसे देख, मैं पहले तो ये बताता हूँ कि नकली ब्लैक मैजिक कहाँ पे मिला और असली कहाँ पे मिला, बताइए। ठीक है, पहले नकली वाले का बताता हूँ आपको। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक क्लाइंट आए, उन्होंने बोला जी मेरी जो वाइफ है ना वो गायब हो जाती है दिन में घर से, ठीक है, और पता नहीं है कहाँ जाती है। ठीक है, मुझे सस्पिशन है कि वो जो है किसी का अफेयर वगैरह ना हो। अब बड़ी रिच फैमिली थी वो, हमने उनको फॉलो वॉलो करना शुरू किया। तो जब देखा तो देखा कि एक बहुत ही स्लम एरिया में, बहुत ही छोटे से घर में, ठीक है, वो जाती थी दिन में, ठीक है, हफ्ते में एक बार जाती थी और उस घर में जाती थी कहीं कुछ, बाकी सारे दिन तो नॉर्मल शॉपिंग वॉपिंग करके आ जाती थी। बट एक जगह मिल गई हमें जहाँ पे वो बड़े स्लम्स एरिया में, उनका उस स्लम एरिया में होने का कोई रीज़न नहीं था। हमें लगा कि ड्रग्स व्रग्स के चक्कर में तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। तो हमने जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी आस पड़ोस के एरिया में, तो पता चला जी यहाँ पे ड्रग्स व्रग्स नहीं मिलती हैं कुछ भी यहाँ पे, लेकिन अंदर बाबा बंगाली हैं। हाँ हाँ, तो हमने कहा अच्छा बाबा बंगाली है, तो हमने सोचा इसका आती क्यों होगी ये लेडी। ठीक है, तो हमने जो है वो क्लाइंट को तो इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई वो ऐसे ऐसे यहाँ पे जाती है, बाबा बंगाली है यहाँ पे कोई, तो पता करो ये जाती क्यों है वहाँ पे, क्या अंदर जाने का रीज़न क्या है, और ये अवॉइड ही नहीं कर पाती वहाँ पे जाना। ठीक है, इनको जाना ही होता है, चाहे इनको लड़ाई करके जाना पड़े, झगड़ा करके जाना पड़े, इनको जाना ही होता है इनको। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने एक फीमेल अंडर कवर एजेंट को वहाँ पे भेजा बाबा बंगाली के पास। ठीक है, ये बोल के कि भाई मेरे पति से मेरा झगड़ा चल रहा है, मेरी सास में बड़ा परेशान करती है, ये करती है वो करती है। तो वो फीमेल एजेंट उसके पास एक क्लाइंट बन के चली गई। तो इधर उधर की वो बातें करने लगा, मैं ये कर दूंगा, ये पूजा कर दूंगा, वो पूजा कर दूंगा। वो स्टिंग ऑपरेशन से इक्विप्ड तो होते ही हैं, सारा हम वीडियो बना ही रहे थे उसका। तो फिर जो है ना बातों बातों में एक दो बार वो गई, रेपो डेवलप हो गई बाबा बंगाली से। ठीक है, तीसरी बार में गई तो बाबा बंगाली जब बातें चल रही थी तो उसने बोला जी आपको मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला। ठीक है, तो उसने बोला जी मेरे को तो इस लेडी ने रेफरेंस दिया आपका, मेरी फ्रेंड है। तो बातचीत इससे हो चुकी थी, उसने ज़्यादा वेरीफाई भी नहीं किया बाबा बंगाली ने उससे। ठीक है, सो और उसने लेडी ने मना भी किया था कि मुझे मेरे घर पे फ़ोन मत करना, तो ये हमारे लिए एडवांटेज थी। ठीक है, हाँ, तो जब बाबा बंगाली से बात करनी शुरू कर दी इसने, तो उसने बोला जी उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया। कहते अच्छा उन्होंने रेफरेंस दिया आपको मेरा? कहते कि हाँ। अच्छा, जैसे ही उसको ये पता चला कि इन्होंने रेफरेंस दिया है, इसकी वाइफ ने रेफरेंस दिया है, यू नो समहाउ उसका नेचर चेंज हो गया एकदम से।
उसने क्या किया कि उसने ना बातें अलग तरीके से करनी शुरू कर दी। उसने बोला कि इस तरीके से बातें करता था जैसे पूजा करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को पूरी तरह मेरी तरफ सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है? आप जब मेरी तरफ सरेंडर करोगे तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है? आपको जो है मैं वो सुलाऊँगा, ठीक है? आपको जो है आपको किसी से शर्माना नहीं है, कुछ नहीं करना। ही वाज़ बेसिकली टेकिंग टुवर्ड्स सेक्स, हाँ, राइट। ठीक है? सेक्स की तरफ ले जाना शुरू हो गया उसको। उसने जो सारी बातों की रिकॉर्डिंग करी थी इन सारी बातों की, ठीक है? तो अच्छा ये बात तब शुरू हुई जब उसने उसका नाम लिया, ठीक है? तो फिर उसने जो है ना उससे पूछ लिया कि बाबा क्या वो भी ये काम करती हैं? ठीक है, कहता हाँ बेटा वो भी ये काम करना पड़ता है, सबको ही करना पड़ता है ये काम तो, ठीक है? अपने आप को प्योर करने के लिए तो करना ही पड़ता है लोगों को ये काम, ठीक है? तभी तो कृपा आएगी, ठीक है? तो फिर जो है वो सारी उसने बातें रिकॉर्ड कर ली। अब वो रिकॉर्ड करके आ गई, तो हमने जो है उनके हस्बैंड को प्रोड्यूस किया। उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कन्फ्रंट कर लिया। कन्फ्रंट करके एफआईआर कराई और बाबा बंगाली को उठवा दिया, ठीक है? क्योंकि ही वाज़ अ फ्रॉड बाबा, ठीक है? ये तो हो गया आपका एक फ्रॉड का केस। अब आते हैं हम एक जेन्युइन केस पे, ठीक है? जेन्युइन केस जो मेरे लिए भी बिलीवेबल है। ये केस मैंने पहले ही बताया हुआ है ऑल्दो, लेकिन क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट रहता है नहीं कि बताइए। हाँ जेन्युइन केस में, तो मैं आपको बताता हूँ दोबारा से कि शी वाज़ अ वेरी एजुकेटेड लेडी हू केम टू अस, शी वाज़ अ डॉक्टर। अब जो डॉक्टर थी वो हमारे पास आई, उसने हमारे को आके बोला कि भाई मेरी जो बेटी है ना वो बहुत बीमार रहती है, मैंने इसका जो है गायनिकोलॉजिस्ट थी वो डॉक्टर, मैंने इसका सारे में ट्रीटमेंट करा लिया, कोई भी डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहा इसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? कहते हैं नमन जी देखो जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ ना, मैं इन पर्सन कह रही हूँ, आप मुझे ना गलत मत लेना, ठीक है? आप ये मत सोचना कि एक एजुकेटेड लेडी ऐसी कैसे बात कर सकती है। मैंने कहा बताओ तो सही, मैं जो आपसे मैं कह रही हूँ ना ये फैक्चुअल बात कह रही हूँ जो साइंस से हटके अलग है। तो मैंने कहा कि अच्छा आप बताओ, तो कहते हैं कि जो मेरी बेटी है ना अचानक से 6 महीने से बीमार रहना शुरू हो गई है। पहले क्या हुआ कि अ, हम एक फ्लोर पे रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे मेरी जेठानी रहती हैं और वो जो है उनके हस्बैंड की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में डेथ हो गई। बाथरूम से आए, बाथरूम से आके नीले पड़ के गिर गए और उनकी डेथ हो गई, ठीक है? हमने उनको क्रीमेट वगैरह कर दिया। अच्छा ये बड़ी रिच फैमिली है, जो एक बहुत अच्छे बड़े क्लब की मेंबर भी है, इंडिया का बेस्ट क्लब है वो, ठीक है? तो वो आके गिर गए और नीले पड़ गए, उनकी डेथ हो गई। अब हमने उनको क्रीमेट वगैरह कर दिया, चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है? उनके वाइफ के अपने हस्बैंड से झगड़े रहते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो अब क्या हुआ कि अच्छा इनके बच्चा भी नहीं था, ऊपर वाली जो जेठानी थी उनका कोई बच्चा नहीं था, ठीक है? सो अब क्या हुआ 6 महीने बाद एग्जैक्टली सेम तरीके से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, बाथरूम से ही बाहर निकले और नीले पड़ के गिर गए और डेथ हो गई, ठीक है? कहते इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, ठीक है? लेकिन चलो फिर भी हमने उनको क्रीमेट कर दिया, हम किसको कहें जाके, ठीक है? हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने बोला भाई कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इसका डेथ हो गई, ठीक है? लॉजिकल रीजन था, हमने कहा चलो उनको भी होगा, जेनेटिक कोई डिसऑर्डर होगा, कुछ भी होगा, हमने उसको इग्नोर कर दिया। कहते अब मेरी बेटी को उस दिन के बाद से इसकी हेल्थ डिटेरियोरेट होनी शुरू हो गई, मतलब डिप्रेशन में होगी, ये होगी, वो होगी, कई सारे साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है? कहते हैं कि कोई भी इसकी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं कर पा रहा, ठीक है? और इसकी 15 किलो वेट इसका घट गया है मेरी बेटी का, ठीक है? और जो है हर चीज़ के ऊपर जो टेस्ट डॉक्टर पॉसिबल कर सकता है वो सारे टेस्ट इसके हो चुके हैं, ठीक है? और इसको जो है ना बुरे-बुरे सपने आते हैं रात को बहुत, इसको शैडोज़ दिखाई देती हैं घर में, ठीक है? और कहते हैं चलो ये तो बात खत्म हुई, ठीक है? फिर भी मैं इस पे शक ना करती। कहते हैं कि मेरे घर में वो बेड के ऊपर कपड़े पड़े होते हैं, उसमें अपने आप आग लग जाती है। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि मेरे को बेड पे ब्लड के स्टेन्स नज़र आते हैं अपने, ठीक है? तो मैं चेक भी करती हूँ कि भाई कोई फीमेल प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में स्टेन्स नज़र आते हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि उसमें अलमारी में कपड़े पड़े थे, एक दिन अलमारी लॉक थी, अंदर आग लग गई, कैसे हो सकता है जी ये सब चीज़ें? पॉसिबल ही नहीं है। एक दिन कहते हैं कि हमारे घर में एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर में एक मूर्ति है भगवान की, मूर्ति 2 हिस्सों में अपने आप दीवारों को गिर गई, अपने आप बिना किसी ने टच किए। कहते हैं क्या कैसे हो कैसे रहा है सब चीज़ें? तो मैं तो हैरान थी, कहते हैं मैंने फिर भी मेरे कोई शक नहीं किया। बेसिकली क्या है कि मेरे पास जो है वो जो हमारी मेड सर्वेंट है, वो ऊपर हमारी जेठानी के अभी काम कर रही है, उसने आके बोला भाभी आप ना बुरा मत मानना, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़राब हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो ऊपर वाली भाभी है ना, ये ब्लैक मैजिक करती हैं, ठीक है? ये जो है ना ये काला जादू करती हैं, ठीक है? और मैंने खुद देखा अपनी आँखों से इनको काला जादू करते हुए, ठीक है? तो आप जो है ना इनके ऊपर एक बार आप जो है ना चेक करो कि ये क्या करती हैं, आप किसी के पास जाओ, आप देखो कि क्या हो सकता है। तो फिर कहते हैं कि मैं किसी तांत्रिक होरी वगैरह के पास तो गई नहीं, मैं आप ही के पास आई ये पता करने एक्चुअली में सच भी है या नहीं है, वो करती भी हैं या नहीं करती हैं।
तो हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। फिर जब हमने उनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, ठीक है, तो हमने जो है उनको कई दिनों तक सर्विलेंस में रखा। सर्विलेंस में रखा तो हमारे को पता चला नोएडा में एक जगह पे वो जाती थी, एक जगह पे वो ऐसे ही कोई बाबा बंगाली थे, ठीक है, उनके पास जाया करती थी। हमने वीडियोस वगैरह बना लिए उनके साथ में वहाँ पे जाते हुए। तो फिर एक दिन हम रात को इसको फॉलो कर रहे थे। जैसे हम क्या होता है ऐसे केसेस में ना, हम लोग जिस दिन नो मून नाइट होती है या फुल मून नाइट होती है या ऐसे टाइम पे जो है ना ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं एक्टिव, निकलते ठीक है। तो हमने उन दिनों पे रात रात भर इसको सर्विलेंस में रखा देखने के लिए कि कहीं जाती है या नहीं जाती है। तो एक दिन ये निकली, एक दिन ये निकल के एक शमशान घाट में गई रात को 3 बजे, ठीक है। और वहाँ पे जाके इतना अंधेरा था कि हमारे इन्वेस्टिगेटर्स भी नहीं जा पा रहे थे अंदर, और ये बोल्ड होकर लेडी अंदर चली गई एकदम। और अंदर जाके वो आग वाग जलाई उसने, और आग वाग जला के पता नहीं कुछ क्रियाएं व्रियाएं करने लगी। हमारे इन्वेस्टिगेटर डर गए, बाहर आ गए। तो मैंने कहा कि तुम एक काम करो, वो उनका मेरे पास फोन आया कि सर यहाँ पे तो खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, और ये इसको अलर्ट भी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई बिल्कुल सुनसान है, कोई है भी नहीं, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आ गए तो अलर्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा तुम बस एक दूर से वीडियो बना लो दैट शी इज़ डूइंग दिस, परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज़। और हमारे पास 60x ऑप्टिकल जूम के कैमराज होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग कैमराज होते हैं। मोबाइल में नहीं, मोबाइल में नहीं, अलग से लेके जाते हैं, स्पाई कैमराज होते हैं। तो उनने जूम करके ना कैमरे से वीडियो बना ली उसकी। अब वीडियो बना ली, हमने कहा अब तुम बाहर आ जाओ, बस डर लग रहा था उनको। बाहर आ गए, बाहर आके हमने कहा कि अब तुम पोजीशन कोई छोड़ दो, वापस आ जाओ, ठीक है। हमारा जो काम था वो हमारे को पता चल गया कि भाई हाँ एक्चुअली में ब्लैक मैजिक में हर तरीके से इन्वॉल्व है। अब हमने अपनी क्लाइंट को सबमिट कर दिया वीडियोस। उसने जो है वो, क्योंकि मैंने कहा बहुत बड़े क्लब के वो दोनों मेंबर्स थे, उन्हें क्लब मेंबर्स को सारी वीडियोस सर्कुलेट कर दी थी, देखो ये ऐसे ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करती है, ये करती है, वो करती है, प्रेशर डलवाया लोगों से, ठीक है। फिर उनका आपस में जो भी सेटलमेंट हुआ, आपस में सेटलमेंट हो गया। बट देन शी कॉल्ड मी आफ्टर सम टाइम एंड शी सेड आफ्टर 6 मंथ्स कि मेरी बेटी अब काफ़ी ठीक है, उसकी हेल्थ भी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, और जो लगा कि वो भी ठीक हो गया है। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक चीज़ और स्मार्ट करी। स्मार्ट प्ले ये किया कि उन्होंने जो नोएडा वाले बाबा जी थे ना, उनके पास चले गए, उनको बोला जी हम डबल पैसे देते हैं, आप जो है ना हमारे ऊपर से ख़त्म कराओ ये। अच्छा। हाँ हाँ। तो अब बाबा जी ने क्या किया क्या नहीं किया तो हमें पता नहीं, लेकिन जब वो 6 महीने कॉल आया तो खुश थे। चलिए अच्छी बात है, आपकी वजह से उनको खुशी मिली। नमन जी ये बताइएगा कि लव जिहाद बहुत चल रहा है, और ये लव जिहाद को मतलब बहुत ही बुरी तरीके से फैला हुआ है। तो ये लव जिहाद के केस को आप किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हो, कैसे लोग बाग केस लेके आते हैं? केस स्टडी के साथ थोड़ा सा बताइए। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, ठीक है, जो गर्ल्स हैं वो लव अफेयर में होती है मुस्लिम बॉयज़ के साथ, ठीक है। तो अब हिंदू फैमिलीज जो हैं, ठीक है, अच्छा ऐसा ये नहीं है, रिवर्स भी आते हैं, मुस्लिम फैमिलीज भी हमारे पास बड़ी सारी आते हैं जी, हिंदू के साथ अफेयर है, ठीक है। बट वो तब आती हैं जब उनकी गर्ल होती है, और बड़े कट्टर होते हैं कि हाँ जानी हाँ नहीं चाहिए हमारी हाँ लड़की। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये हिंदू लड़के के चक्कर में फंसी हुई है और हम नहीं चाहते इसकी शादी हो, तो मुस्लिम फैमिलीज भी काफ़ी सारी आती हैं। हमारा देखो, हम तो बिजनेस में जब आप होते हो ना तो आप बायस नहीं रख सकते, बिल्कुल, ठीक है। हमारे लिए सब समान है, ठीक है, हम बिल्कुल भी वो नहीं रखते, बायस नहीं रखते। हमारे पास एक आदमी अपनी कंप्लेंट लेके आया, अपनी प्रॉब्लम लेके आया, हमें उसका सॉल्यूशन ऑफर करना है अनबायस्डली, ठीक है। हमारे को हम ये दिमाग नहीं लगाते कि ये आदमी सही है या ये गलत है, इसकी थिंकिंग सही है, इसकी थिंकिंग गलत है। हमारा ये काम है कि इसने हमारे को ये टास्क दे रहा है, इसके दिमाग में चल रहा है, हमारे को इसको अपनी इसकी रिक्वायरमेंट से सेटिस्फाई करना है, जेन्युइन टास्क है। अब ऐसे बहुत सारी हिंदू फैमिलीज हमारे पास आती हैं जो ये कहती हैं जी हमारा जो है बेटी लव अफेयर में फंस गई है, मुस्लिम लड़का है, और मुस्लिम जो लड़का है वो ये अभी भी हमारे पास 2 केसेस चल रहे हैं, 2 भी नहीं 3 चल रहे हैं, 3 केसेस ऐसे चल रहे हैं। एक ब्राह्मण फैमिली है, उनकी बेटी इज इन लव विद अ मुस्लिम पर्सन। एक और फैमिली है, उनकी लड़की मुस्लिम म्यूजिशियन के टच में है। वो पता चला रहीम जो है राम बन के रह रहा है, तो कैसे? देखिए, रहीम राम बन के रह रहा है तो ये तो हमारे पास ऐसे केसेस नहीं आते, हमारे वही केसेस आते हैं इसमें पता होता है कि वो रहीम ही है। अच्छा। हाँ हाँ। तो पहले वो राम बन के मिला वो लड़की से, ठीक है, तो लड़की अपने पेरेंट्स को बताएगी नहीं। पेरेंट्स तो हमारे पास तभी आते हैं पता इन्वेस्टिगेशन करने जबकि पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो है रहीम बन गया, हाँ मतलब रहीम ही है। हाँ हाँ रहीम ही है। लेकिन एक केस ऐसा आया था हमारे पोस्टमार्टम में, वो मैं इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो ये चाहते हैं कि भाई ये जो कहते हैं कि ये जो लड़के हैं और बाकी सारे तो इन्वेस्टिगेट कराते ही कराते हैं वो लोग, ठीक है, कि लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि भाई ये कितने कट्टरपंथी हैं,
ठीक है, कितने इनके रेडिकल व्यूज हैं, कितने कोई टेररिज्म के साथ लिंक तो नहीं है, कोई Right. सोशल एलिमेंट्स के साथ लिंक तो नहीं है। मैं भी यही जानना चाह रहा था कि देखिए प्यार होना एक अलग चीज है, हाँ, मुस्लिम लड़का हो चाहे मुस्लिम वो हो, आपस में प्यार हो गया, चलो ठीक है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक ऐसा गैंग होता है जो कि पहले अपने धर्म में लेके आना, मैं अभी उसको बताता बताना। हूँ उसके बारे में हाँ। भी। पहले इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, इसमें मुस्लिम फैमिलीज के अपने लोग भी आते हैं कि जो सामने वाली मुस्लिम फैमिली से शादी करने जा रहे हैं, उनके रेडिकल व्यूज तो नहीं है, वो ऑर्थोडॉक्सिज्म के नहीं, तो कट्टरपंथी तो नहीं है, कोई टेररिज्म के साथ लिंक्स तो नहीं है, अनसोशल एलिमेंट्स के साथ लिंक तो नहीं है। हिंदू ही नहीं कराते सिर्फ, मुस्लिम भी मुस्लिम फैमिलीज के ऊपर कराते हैं, जो अच्छे मॉडर्न मुस्लिम्स हैं। ओके। हाँ हाँ, तो मुस्लिम भी अच्छे मुस्लिम सोफिस्टिकेट भी हैं और उस तरीके के भी हैं, तो वो अपनी ही कम्युनिटी के ऊपर भी कई बार इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं कि इनके व्यूज कैसे हैं। अब जैसे एक केस हमारे पास आया हुआ है, उसमें जो बॉय है वो लड़की से कहता है कि भाई मैं तो जो है एथेइस्ट हूँ, ठीक है, मैं जो है उसमें गॉड में बिलीव ही नहीं करता, ठीक है ना, हिंदू गॉड में करता, ना मुस्लिम गॉड में करता, ना कुछ करता, ना कुछ करता। अच्छा, हमने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमें ये पता चला कि उसके फादर जो है मौलवी हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब हमने उस लड़के के बारे में पता करना शुरू किया, फर्दर पता करना शुरू किया, तो पता चला है तो 5 वक्त नमाज पढ़ता है वो। अच्छा। हाँ हाँ, फिर हमने उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए, सोशल मीडिया अकाउंट्स में सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो टुवर्ड्स मुस्लिम रिलीजन और मुस्लिम के बारे में एकदम बायस्ड हैं, ठीक है, हिंदू से बिल्कुल अलग पोस्ट हैं, और उसको दिखाता है कि मैं एथेइस्ट हूँ, मैं बिलीव नहीं करता। हमने वो सारे पोस्ट का प्रिंट आउट निकाल के, सब चीज़ों का प्रिंट आउट निकाल के अपने क्लाइंट को दिया, ठीक है, ये बताया कि जिसके फादर तो ऐसे मौलवी हैं, ये तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उनकी वीडियोज़ बना के दिए उसके, ठीक है। उन्होंने लड़की को दिखाए, वो लड़की जो है तब भी नहीं मानी, ठीक है। तो कहते हैं कि अब वो उसके फादर ने ना एक चीज़ उनसे बोली, कहते चलो बेटे एक बात है, आप इससे प्यार करते हो? कहते कि हाँ जी बहुत करती हूँ। आप उसके लिए मुस्लिम रिलीजन को अपनाने के लिए तैयार हो? कहते कि हाँ तैयार हूँ, ठीक है। कहते क्या वो हिंदू बन जाएगा तुम्हारे लिए? ठीक है, अगर वो हिंदू बन जाएगा तो मैं तुम्हारी शादी कर देता हूँ, वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है ना, ट्राई कर लो, ठीक है। फिर उसने ट्राई किया, वहीं से दोनों में रिफ्ट शुरू हो गया। रमन जी, जब हम ढालते हैं कोई इंसान को किसी डिटेक्टिव एजेंसी देखना होता है, तो जैसे गूगल करता है बहुत सारी डिटेक्टिव एजेंसी आ जाती है, कैसे सही डिटेक्टिव एजेंसी तक लोग पहुंचे, इसके बारे में थोड़े व्यूअर्स को बताइए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो किसी प्रोफेशन के ब्लैक शीप होते हैं हर जगह, ठीक है, डिटेक्टिव्स में भी आपको ब्लैक शीप मिलेंगे, ठीक है, आपको ब्लैक शीप मिलेंगे मेडिकल प्रोफेशन में भी, आपको लॉ में भी ब्लैक शीप मिलेंगे, ठीक है, आपको जर्नलिज्म में भी मिलेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ही कितने ऐसे केस आते हैं जिसमें जर्नलिस्ट ब्लैकमेल कर रहे होते हैं लोगों को, ठीक है। तो हर जगह खराब लोग होते हैं और अच्छे लोग भी उसी जगह पर होते हैं। अब फाइंड आउट कैसे करें अच्छे आदमी को? अच्छे आदमी को फाइंड आउट करने का तरीका है, सबसे पहले तो आप उसका एक्सपीरियंस देखो क्या है, ठीक है। आप ये देखो कि उनकी मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, क्या कोई आईबी ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, रॉ ऑफिसर्स हैं, डिटेक्टिव को खुद का बैकग्राउंड क्या है। ये सब आपके उसमें है जी बिल्कुल है, जी, और चारों डिपार्टमेंट्स से हैं, गुड, ठीक बहुत बढ़िया। है। हाँ, देन आप ये देखो कि डिटेक्टिव कितना खुद एजुकेटेड है, कितना आपको ठीक से गाइड कर पाता है, उसको कितनी नॉलेज है, ठीक है। फिर आप ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे छोटी सी चीज़ है, आप जो है, मैं हर जगह ये बोलता हूँ, आप 500 रुपये पे करके, ठीक है, आप बैलेंस शीट निकलवा लो आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, एमसीए की साइट से, या आप जोबा कॉर्प जैसी साइट जो बनी हुई है, आप उसमें 500 रुपये करो, आप उनके सारे सालों की बैलेंस शीट निकाल सकते हो, जितने भी उनके टॉल क्लेम्स है ना, हम इतनी बड़ी कंपनी है, हम उतनी बड़ी कंपनी है, ऑल दैट, ठीक है। आप उनकी बैलेंस शीट निकालोगे, आप पढ़ो उसमें कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना टर्नओवर है, क्या है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना बिजनेस वो लोग कर रहे हैं। फिर आप ये देखो कि जो आप उनके फिजिकल ऑफिसेज हैं या नहीं, आपको पर्सनली आप उनको अप्रोच कर सकते हो नहीं, कितनी प्रोफेशनल बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपको हाँ बोले जा रहे हैं कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ तो नहीं है, ठीक है। क्या वो आपके बता रहे हैं कि ये चीज़ हाँ कानूनी दायरे में आती है और ये चीज़ कानूनी दायरे से बाहर है, ठीक है। तो अगर आपको एक अच्छा डिटेक्टिव आपको बिल्कुल सही गाइड करेगा, ठीक है। आपको ये देखना चाहिए कि डिटेक्टिव जो है आपको रिटर्न में प्रपोजल्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, राइटिंग में आपको दे रहा है या नहीं, आप जो पेमेंट उसको कर रहे हो क्या उसके बदले में आपको इनवॉइस इशू कर रहा है या नहीं, क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं, जीएसटी आपसे चार्ज करता है नहीं। बहुत लोग होंगे बोलेंगे जी कैश में तो जीएसटी क्यों देना है, ठीक है। तो अब आदमी अपना 18% जीएसटी बचाने के लिए, ठीक है, कैश में पेमेंट कर देता है किसी एक डिटेक्टिव को, ठीक है, उसके पर्सनल अकाउंट में, और फिर बाद में अच्छा डिटेल्स चली जाती हैं उसके पास आपके केस की, ठीक है, तो आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होता है, अब कुछ है डिटेक्टिव्स की वजह से, ठीक है, जो कि ऐसे ब्लैक शीप है हमारे प्रोफेशन के, लोगों में
धारणा फैल गई है, डिटेक्टिव सामने वाली पार्टी से जाके मिल जाते हैं, डिटेक्टिव ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है अगर आप किसी अच्छी चुनिंदा डिटेक्टिव एजेंसी को हायर कर रहे हो तो। ठीक है, आपको खुद भी लॉजिकली सोचो और ये भी सोचो कि अच्छी कंपनी को अगर आप चार्ज करोगे तो उनके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, खर्चे ज़्यादा होते हैं तो आपसे ऑब्वियसली फी ज़्यादा लेंगे। तो लो फी से लियोर होके कि छोटे एक अनरिलायबल पर्सन के पास मत चले जाओ, क्योंकि वहां पे जाके वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा आपका, और ऊपर से आपको जब ब्लैकमेलिंग हो सकती है तो फिर वो आपसे और पैसे लेंगे। इसलिए चूज द राइट पर्सन। बिल्कुल, तो चूज द राइट पर्सन। अगर आपको भी कभी डिटेक्टिव एजेंसी की जरूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता, तो जैसे आपको नमन जी ने बताया, आप पहले गूगल में जाइए, उस डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में देखिए, उनके मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है, जैसा नमन जी ने बताया। और हाँ, आपको जो अभी तक इस बात का भ्रम आपके दिल में था, दिमाग में था, कि जो सबूत डिटेक्टिव एजेंसी जो जुटा के आपको देते हैं कि आप उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो भी कम से कम इस 1-to-1 इंटरव्यू में आपको क्लियर हो चुका होगा। और आपने देखा होगा और आपने सुना भी नमन जी के जुबानी कि जो सबूत आपको जुटा के देते उसको डिवाइस के साथ आपको देते, ताकि आप जब उसको कोर्ट में या जांच एजेंसी के सामने उसको दें तो कम से कम वो कहीं पर टेम्पर्ड ना हो, वो प्रूफ आपके फुल प्रूफ काम आ सके, आपके पैसे की पूरी वसूली हो सके। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम जी भारत पे 1-to-1 में, जिसमें आज आप एक देश के एक जाने माने डिटेक्टिव नमन जी से मिले। अगले एपिसोड में फिर हम आपके सामने एक नई शख्सियत के साथ पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए जी भारत का ये प्लेटफॉर्म। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो इस पर जरूर कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, उन दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिन्हें वाकई में एक अच्छे डिटेक्टिव एजेंसी की जरूरत पड़े।